अंकित की बातचीत में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं अपने नॉर्मल एरिया में नहीं हूँ, मैं नॉर्मल बैकग्राउंड में नहीं हूँ। आज मैं सोनीपत में हूँ। बिल्कुल सही सुना आपने, सोनीपत हरियाणा में हूँ। आज मैं अपने बहुत चहेते फ्रेंड के साथ बैठा हूँ, चौधरी साहब। नीतीश, कैसा है भाई तू? मैं मस्त। मस्त। बहुत मस्त वाला आदमी है ये। इसका पहला पॉडकास्ट है शायद। हाँ हाँ, तो शायद। थोड़ा कैमरा कॉन्शियस है ये, मेरी तरह, पहले की तरह। अभी इसको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। जो अगर आपको कुछ ऑकवर्ड लगे तो ज़रा मत सोचना। पहली बातचीत है इसकी, मेरे साथ ही पहली बातचीत है और वैसे भी पहला पॉडकास्ट है। चौधरी साहब, होने को तो आप जाट हो, लेकिन अभी आपकी फटी पड़ी है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसी से लगता है डर। कैमरा से डर लगता है? कोई बात नहीं, कहते ना थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, कैमरे से लगता है। कोई बात नहीं। अभी हम लोग बहुत स्केप्टिकल थे बातचीत शुरू करने से पहले, क्योंकि हम लोग कभी भी ऐसे फॉर्मल ऑरा के अंदर, कैमरा सेटअप के अंदर बातचीत हमारी नहीं हुई। हमारी हमेशा बातचीत हुई है कभी पार्क के मुंडेर में बैठ के, गोल चक्कर में बैठ के, डीडे मार्केट में हमने बहुत सारी बातें करी है। हमने बाइक पे बैठ के गाड़ियों में घूमते हुए बहुत सारी बातें हैं। बहुत गड़ियां घुमाई हैं। बहुत गाड़ियां घुमाई है, 12 3 6 9। सो दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मल कॉन्वर्सेशन एंड आई विल स्टिल कॉल इट अ कैंडिड कॉन्वर्सेशन बिकॉज अंकित की बातचीत है। यार, शुरू से शुरू करते हैं। तेरा जन्म 1990 नवंबर में हुआ, राइट? बहुत बचपन की बात यादें अब हमको फेड अवे हो जाती हैं, वैसे बड़े बड़े होते रहते हैं। बट एक स्कूल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम लोग अपने जीवन के 12-13 साल देते हैं, फ्रॉम नर्सरी, केजी, फर्स्ट से लेकर। तेरी स्कूलिंग के बारे में कुछ बता। या स्कूलिंग में तो ऐसा है कि नर्सरी से वो 5th क्लास तक मैं एक स्कूल में रहा हूँ। बट लेटर ऑन उस स्कूल में जो एजुकेशन का लेवल था वो डाउन हो गया था, तो मुझे शिफ्ट करना पड़ा दूसरे स्कूल में। ठीक है, क्योंकि मतलब उसका डाउन हो गया था या बाकियों का हाई हो रहा था? नहीं, उस स्कूल का एक्चुअली क्या था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेम ओल्ड पैटर्न पे चल रहा था। कोई उन्होंने चेंजेस नहीं किए अपने पॉलिसीज में, एडवांसमेंट्स वो नहीं किए थे। सब वही पुराने स्टाइल में चल रहा था। ठीक है। तो उसके बाद फिर जब मेरे मार्क्स कम आने लगे, उसके बाद फिर फादर कंसर्न थे, तो उन्होंने फिर दूसरे स्कूल में मुझे ट्रांसफ़र किया। एंड 5th क्लास में मुझे याद है, जब मेरा जो फाइनल रिजल्ट आया था तो वो अराउंड 58% आए थे मेरे। 5वीं क्लास में 58 नंबर? ठीक है। हाँ, क्योंकि मस्ती में थे यार। हाँ, सही बात है। और 6th क्लास में जैसे ही मैंने एडमिशन किया, स्कूल चेंज किया, तो हमारे उसमें प्री वेकेशन एग्जाम्स होते थे, जो हमारे समर वेकेशंस होती है वो मई में जो होते होंगे, जून में। तो उससे पहले जो प्री वेकेशंस एग्जाम होते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम में ही मेरे 83% आए थे। मैंने क्लास में फर्स्ट आया था मैं। अरे वाह, तो बड़ा फ्लिप हो गया यानी कि वो। हाँ, उसमें वो अच्छा था, वहाँ पढ़ने में अच्छा तो भी लगता दोनों था। बॉयज स्कूल थे या कोएड एजुकेशन थी? नहीं, कोएड था। दोनों कोएड थे। हाँ, ठीक तो है। एजुकेशन का ठीक रहा 10th क्लास तक। इनफैक्ट मेरी अच्छी खासी परसेंटेज रही है, 80 के अराउंड ही रहता था हमेशा फाइनल में। लेकिन हाँ, 11th में आने के बाद फिर नॉन मेडिकल, वो फादर का सपना, बीटेक करेगा मेरा बेटा। बीटेक तो तूने करी है, बट हाँ ठीक है, हाँ चल कंटिन्यू कर। नहीं, आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन कॉमर्स। ओके, वो लिखत पढ़त। हाँ, क्योंकि यार मैथ स्टार्टिंग से बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा। ठीक है। तो मुझे मतलब मैंने पहला लड़का सुना होगा जो कॉमर्स करना चाहता था, उसको साइंस करनी पड़ गई। ऐसा उल्टा होता है कि साइंस करना चाहते थे पर कॉमर्स कर ली। फादर चाहते थे कि मैं नॉन मेडिकल लूं, मुझे कॉमर्स लेना था। अंकल का कुछ एजुकेशन से लिंक्ड है क्या? हाँ, पापा एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे हरियाणा में। गवर्नमेंट में। ओके। एंड वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से रिटायर हुए हैं, डीईओ से। हाँ। और मम्मी है वो प्रिंसिपल से रिटायर हुई है। तो बड़े ही पढ़े लिखे खानदान से आप आते हैं। हाँ, तो सपने भी बड़े पढ़े लिखे होंगे। मैं कम निकला हूँ, बाकी सब बच्चे कहाँ से पढ़े लिखे। नहीं, सही बात है। मेरे ग्रैंडफादर थे, वो भी टीचर थे। मेरे ग्रैंडफादर के फादर थे, वो भी टीचर थे। ओके, तो मतलब तूने ही फुल स्टॉप लगा दिया पढ़ाई के ऊपर? नहीं, बेसिकली टीचिंग लाइन को मैंने फुल स्टॉप लगाया। इनफैक्ट सिस्टर भी टीचिंग में ही है। तो तू आखिरी आया बस फुल स्टॉप लगाते। अच्छा, तू छोटा भी तो है ना, दीदी बड़ी है। हाँ, तो तू नहीं वो बिल्कुल वंश, यहाँ आते आते या वंश ने पढ़ाई बस अब हो गया यार, कहीं तो चेंज होना था, राइट। फिर बीटेक के बारे में जो स्कूल से हम लोग टच करके बीटेक में पहुंच गए। लेकिन स्कूल में अभी क्या होता है ना कि पढ़ाई के अलावा हम लोग काफ़ी सारे से मिसचीवियस हरकतें करते हैं। कुछ कांड कर दिए, कुछ हरकतें कर दी, कुछ टीचर से डांट खा ली, कभी प्रिंसिपल से थप्पड़ खा लिया। तो ऐसा कुछ याद है या वो हमेशा से अच्छा ही रहा? नहीं, गुड बुक्स रही? बैक बेंचर्स थे। बैक बेंचर रहे हमेशा से, बैक बेंचर्स। ठीक है। और हरकतें बहुत की हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो नहीं करनी चाहिए थी, कुछ ऐसी भी हैं जो अब लगता है यार बड़ी कर ली। तो अब लगता है कि यार बड़ी लाइट है, उस टाइम लगता था कि यार अब क्या होगा, अब टीचर मारेगा। इंसिडेंट्स बहुत सारे हैं।
कोई भी एक जो शेयर करना चाह रहा हो, ऐसे क्लिक मोमेंट आ रहा हो? यार मेमोरीज तो हैं देखो, बहुत बार तो हम ऐसे होते थे कि यार आज पढ़ाई नहीं करनी है, तो उस दिन पेट में दर्द हो जाता था स्कूल में जाने के बाद भी। अच्छा। तो टीचर को नहीं पेट में दर्द हो रहा है, मैम है सर है, कह रहे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है जाओ इन्फर्मरी में जाओ मेडिसिन ले लो। जाते थे मेडिसिन लेते थे, उसके बाद पता ही नहीं होता था, टीचर ढूंढता रहता था कहाँ रह गए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सही है। उसके अलावा स्कूल से बंक मारे हैं। ओके। एक बार मम्मी ने पकड़ भी लिया था, बहुत पिटाई हुई थी उस दिन। मम्मी ने ज्यादा मारती थी, पापा ज्यादा मारते थे? यार देखो, जाट दोनों ज्यादा मारते थे। मम्मी मारती हैं पर जोर से पापा मारते हैं। क्वांटिटी एक की ज्यादा है कि मम्मी क्वालिटी का बड़ी है? इमोशनली ज्यादा हर्ट सही बात होता है, है। पापा का फिजिकली फिजिकली हर्ट ज्यादा होता होता है। है। ठीक है। सो अब थोड़ा स्कूल से तुझे बाहर लेकर आता हूँ। जैसे तूने बताया कि अंकल का सपना था तू इंजीनियरिंग करे, इंजीनियरिंग करने तो कोई उनकी स्ट्रीम पर थी यही करना है लड़के ने, या फिर कुछ बस इंजीनियरिंग करनी थी नहीं अकॉर्डिंग टू यार, अंकल? एक्चुअली देखो, मैं 12th जो है मेरी, वो 2008 बैच में मैं पास आउट हुआ हूँ। 2008 में मेरी तो साथ में हुई थी। उस टाइम ना पता है क्या, एक हवा चल रही थी कि यार आप कहीं भी जाओ, हर वो कहते हैं ना कि कहीं भी पत्थर फेंको वो इंजीनियर के ऊपर पड़ेगा। तो वो उस फेज का टाइम है, बूम था उस टाइम पर। वो फेज था, उसमें हर बच्चा इंजीनियरिंग के पीछे पड़ा हुआ। ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं, फादर ने भी वही सोचा कि यार इंजीनियरिंग है। उस टाइम बेसिकली इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री वो डेवलप हो रही थी उस टाइम। ठीक है। तो वही फादर को लगा कि यार देखो, एक लॉजिक और भी था उनके पीछे। वो मुझे कहते थे कि जैसे मुझे कॉमर्स लेना था, तो बट फादर ने मुझे एक चीज़ बोली कि तू नॉन मेडिकल से कॉमर्स में कभी भी जा सकता है, हाँ सही बात है। लेकिन तू कभी भी कॉमर्स से नॉन मेडिकल में नहीं आ सकता। राइट। जो उनका लॉजिक था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वही मेन रीजन था कि वो चाहते थे कि नॉन मेडिकल ले लो, कि इन केस अगर कभी मुझे लाइन चेंज करनी है, तो अपनी options वर्क खुले लाइन रहे। चेंज करनी है, तो हाँ ऑप्शंस मेरे पास रहेंगे। राइट। तो बेसिकली वही रीजन था, और कुछ ऐसा सच वो नहीं था कि उस टाइम इंजीनियरिंग का फेज चल रहा है। सेकेंडली उन्होंने जो रीजन मुझे दिए कि तुम शिफ्ट कर सकते हो, तो स्ट्रीम चेंज करने के ऑप्शंस उस वजह से फिर मुझे वो लेना पड़ा। हालांकि उस टाइम मेरी और पापा की बड़ी लड़ाई हुई ठीक है। कि पापा नाराज रहे। मैं कह रहा था कि नहीं मुझे कॉमर्स लेना है, पापा कह रहे नहीं नहीं तू नॉन मेडिकल लेगा। 10th खत्म होते ही? 10th खत्म होते ही। ठीक है। तो जब स्ट्रीम हमें फाइनल करनी थी, तो उस टाइम काफी पापा नाराज भी रहे। तो फिर वो यार हमें फादर को तो देखते उस हुए टाइम पे हमें झुकना ही दीदी थी या दीदी की शादी हो गई थी उस टाइम तक? पड़ता। नहीं, 10th दीदी की शादी नहीं हुई थी, बट वो घर पे नहीं थे। बेसिकली वो उस टाइम BAMS उनकी चल रही थी। ठीक है। दीदी ने BAMS की हुई है। BAMS क्या होता है? जो आयुर्वेदिक मेडिसिन का जो रहता है, बेसिकली मेडिकल साइंसेज में होम्योपैथिक डॉक्टर। ठीक है, ओके। तो डिग्री स्टडी के लिए बाहर थी? हाँ, दीदी बाहर थी। वो एक्चुअली 98 में 99 के बाद वो बाहर ही रहे हैं स्टार्टिंग से। ओके। कितना गैप है तेरे में दीदी में, एज गैप? हमारा 10 साल 10 महीने 18 दिन, अरे टू बी एग्जैक्ट। बिल्कुल दिलवाले की तरह याद है, कुछ घंटे भी बता दे। 10 साल घंटे 10 मुझे याद महीने नहीं है। 18 दिन। 10 साल 10 महीने 18 दिन। ग्रेट। तो ऑलमोस्ट हाफ अ जनरेशन का गैप है तुम दोनों हाँ, में, शी इज देख लाइक सकते हैं। सेकंड मदर टू मी। सेकंड। क्योंकि मम्मी वर्किंग थी यार, मैं छोटा था, तो मोस्टली ऐसे होता था कि दीदी ही मुझे संभालती थी। राइट। फिर तेरा साइंस की तूने फाइनली नॉन मेडिकल चूज करी, एंड करते करते हमारी 11th-12th हो गई। मेरी केमिस्ट्री बहुत गंदी थी यार। क्या केमिस्ट्री से मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि जब हमारी 12th का एग्जाम थे, बोर्ड के एग्जाम थे, तो हमारा फर्स्ट जो एग्जाम था वो केमिस्ट्री का ही था। ओके। एक आयरनी और है कि फादर जो है वो MSc इन केमिस्ट्री हैं। तो तूने वहीं से रंग दिखाना शुरू कर दिया? हाँ, मुझे पता था कि यार चलो इन्होंने केमिस्ट्री पढ़ ली, अब मुझे जरूरत नहीं है। बट और फादर ने मुझे 9th क्लास में जो हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये मुझे एक बार समझाया था कि आपको कभी भी जो इक्वेशंस बनानी होती है, केमिकल इक्वेशंस, वो किस तरह से बनाते हैं, कि किस तरह से बॉन्ड कनेक्ट होते हैं। तो वो जब 12th का एग्जाम मेरा था बोर्ड का, यू वोंट बिलीव कि जब मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ा, उसके बाद जो मुझे आता था वो मैंने अटेम्प्ट किया। उसके बाद मैंने चेक किया तो मैंने सिर्फ 12 नंबर का ही अटेम्प्ट किया था। मुझे जो आता था सिर्फ 12 नंबर का था। 100 में से 75 में से 25, बाकी 75 और 25 प्रैक्टिकल होते थे, बट आपको 23 मार्क्स चाहिए थे राइट पास होने के लिए। तो मैं 12 मार्क्स का अटेम्प्ट करके, और मैं कहा यार चलो तो गई 12th। फिर पास हुआ? हाँ यार, कैसे? पास हुआ। वो 9th वाली केमिकल रिएक्शंस याद आ गई। ओके। और
किस्मत अच्छी थी कि उस पेपर में केमिकल रिएक्शंस बहुत आई हुई थी। ठीक है, वो मतलब साल तेरे लिए बना था। तो वो मैंने सारी अपनी लैंग्वेज में उसका Convert जो किया हमें और- इंट्रोडक्शन वगैरह करते हैं उसके बाद इक्वेशंस लिखते हैं, वो सारा मैंने उसमें लिखा। तो ठीक So ठाक बेसिकली हम लोग ये समझ मैं सकते हैं पास कि हो गया। आप कैसे हम बचपन से सुनता रहा ना कि पढ़ लो कहीं तो काम आएगा, तो तूने 9th की पढ़ाई जो थी वो तूने 12th में हाँ। काम आई और तुझे धक्का मिल गया बोर्ड्स क्लियर करने के लिए। यस। ठीक है। अच्छा, बोर्ड्स के टाइम पे जो हम लोग ध्यान, मतलब अभी का आई डोंट नो कि अभी जनरेशन कैसे चल रही है, हमारे टाइम पे तो हम लोग जब बोर्ड्स के टाइम पे पढ़ते थे तो हमारे होता था कि हमें अगला आगे बीबीए करना है या बीटेक करना है या हमें बीए करना है, तो हम लोग उसके लिए पहले ही आईपी यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरने शुरू कर देते थे, इंजीनियरिंग वगैरह के या बीबीए के, और उसके लिए कोचिंग वगैरह भी शुरू हो जाया करती थी। तो तूने भी कुछ ऑप्ट किया था इसमें, कोई टारगेट था? ऐसा कुछ नहीं था, अब ये था कि इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है। तो उस टाइम बेसिकली इंडिया में इंजीनियरिंग के लिए 2 मेन एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे, एक आईआईटी के लिए होता था ठीक है। एंड सेकंड वाज एआईट्रिपल एआईट्रिपल आईआईटी के लिए नहीं होता? नहीं, वो रेस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज का होता है, एआईट्रिपल ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। आई ठीक थिंक है। वो बंद हो गया, अब नहीं होता है वो एग्जाम। अच्छा, उसको अच्छा। कुछ किसी और एग्जाम ने शायद रिप्लेस कर दिया, आई रिप्लेस एम कर नॉट दिया श्योर। होगा। ठीक है, हमारे टाइम पे एआईट्रिपल मैंने बहुत सुनता था। हाँ, बेसिकली आईआईटी में एडमिशन के लिए तो उसका अपना एग्जाम, JEE एंट्रेंस वगैरह जो होता था वो होता था, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, जेईई। और जो बाकी जो था रेस्ट ऑफ द कॉलेजेस, उसके लिए आपको एआईट्रिपल का एग्जाम देना होता था जो ऑल ठीक है। इंडिया लेवल पे होता था, एंड उसके बाद फिर वो स्टेट लेवल पे अलग से रैंक आती थी, ऑल इंडिया रैंक अलग आती थी। ठीक है, ठीक है। तो बट कोचिंग मैंने नहीं ली थी। हाँ, 12th का एग्जाम लेने के बाद हमारे पास 1 महीने का गैप था, आई थिंक अराउंड 15 और 20 मार्च को हमारे एग्जाम्स जो थे वो हाँ, उसी खत्म टाइम में हो हो गए गए थे मार्च वगैरह में। और जो मेरा एआईट्रिपल का एग्जाम था वो अराउंड शायद 21 या 22 अप्रैल को मेरा एग्जाम था। ठीक है। तो वो 1 महीने के लिए क्रैश कोर्स लिया था मैंने, बट एज सच कोई कोचिंग मैंने वो नहीं ली थी कि उस टाइम नहीं रैंक था ना तुझे, क्या रैंक आई थी? मेरा रैंक ऑल इंडिया आया था 1,42,000 और जो स्टेट में था वो मेरा आया था 8,200। तो इतना पे एडमिशन होता था उस टाइम? हाँ तेरा हुआ था? यार, हाँ मेरा हो गया था। मेरा जो था मेरा पानीपत में नंबर पड़ा था, क्योंकि वो रैंक वाइज ही डिस्ट्रिक्ट एरिया से देते थे। आपको कॉलेज अलॉट होते थे। ठीक है। किस स्ट्रीम में तूने बीटेक करी फिर? मेरी कंप्यूटर साइंस थी। कंप्यूटर साइंस उस टाइम पे पीक तो नहीं था शायद कंप्यूटर साइंस? नहीं, कंप्यूटर साइंस पीक पे था उस टाइम पे। यस, वो स्टार्टिंग थी बेसिकली। ओके। वो जो फेज था वो कंप्यूटर साइंस उस टाइम वो इंडस्ट्री बूम कर रही थी। ठीक है। तो उस टाइम की जो देखो इंजीनियरिंग में जो स्ट्रीम होती हैं उसमें एक मैकेनिकल आप कह सकते हैं, एक सिविल कह सकते हो, ये एवरग्रीन फील्ड्स हैं। आप कभी भी एडमिशन लो, इसकी डिमांड कभी भी डाउन नहीं जाएगी। ठीक है। कंप्यूटर साइंस था उस टाइम, उससे पहले इतना नहीं था, क्योंकि आप देखो आईटी इंडस्ट्री इतनी नहीं थी इंडिया में, लेकिन उस टाइम वो स्टार्टिंग लेवल था उसका। ठीक है। तो लेकिन मैंने चूज नहीं किया था, वो स्ट्रीम भी आपकी रैंक के बेसिस पे ही आपको अलॉट होती है। तो कॉलेजेस एंड स्ट्रीम दोनों आपके रैंक पे करना है करो, नहीं तो छोड़ दो। हाँ ठीक है। या फिर ड्रॉप आउट ले लो नेक्स्ट ईयर कर लो, या फिर पेड सीट। अच्छा, उस पर हम नहीं जाते हैं, उन चीज़ों पे हम नहीं जाते हैं। सो हमने फिर कंप्यूटर साइंस में बीटेक स्टार्ट करी 2008 के, मतलब 9 से 12 वाले बैच में। सही बोल रहा हूँ? 8 से 12। पहला एग्जाम तो 9 में हुआ होगा ना? हाँ, बट बैच इज 2008। चलो ठीक है, 8 से 12 का बैच तो ना बीटेक किया। अब बीटेक करते समय हम लोग को कभी कभी, आई डोंट नो कि तेरे हमारे टाइम पे वो स्टार्टअप वार्टअप का था, इंटर्नशिप का था या नहीं था, बस 8 सेमेस्टर है, पढ़ाई करो, पेपर दो। हाँ। और इंटर्नशिप मिलती थी उस टाइम? इंटर्नशिप का गेम में था? इंटर्नशिप था। किया तूने इंटर्नशिप कहीं? मैंने इंटर्नशिप की थी, बट वो एक इंस्टीट्यूट में की थी। तो उस टाइम आपके पास ऑप्शन था कि आप किसी या तो कंपनी में जाके कर लो, या फिर उस टाइम हमारा होता था कि जो 4th ईयर आता था तो आपको उस टाइम करनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बोलते थे शायद उसको। हाँ, तो वो उसका बेसिकली आपको सर्टिफिकेट आपको सबमिट करवाना होता था कि वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट होते थे। एक मिनी प्रोजेक्ट होता था, एक मेजर एमपीआर और मिनी, दो होते थे। मेजर प्रोजेक्ट होते थे। तो वो हमने नोएडा में एक इंस्टीट्यूट था, तो हम कुछ 2-3 फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने फिर वहीं पे ही हमने फिर अपनी लैंग्वेज का कोर्स किया था, एंड वहीं पे ही साइड बाय साइड हमने अपना प्रोजेक्ट किया। सो बेसिकली अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये सारे करिकुलम हमारा 2008 से 12 के बैच का है। सो अभी से लगभग हम 15-16 साल पुरानी बातें कर रहे हैं।
तो अभी के करिकुलम बहुत चेंज हो गया होगा, लेकिन दो चीज़ें बहुत कांस्टेंट है जो पहले भी थे और आज भी हैं। वो ये कि आपका पढ़ाई हमेशा काम आती है, आप कभी भी कुछ भी पढ़ते हो आपको कोई लाइफ में कभी ना कभी काम में आएगी ही आएगी। दूसरा, अगर बड़े कुछ बोलते हैं तो उनकी बात समझ लो। वो बड़े लोगों की बातें इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि उन्होंने हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया लाइफ में, हमसे बड़े हैं। ऐसा नहीं है कि बोलते ना धूप में बाल सफ़ेद नहीं हुए हैं, तो उनकी जो एक्सपीरियंस हुआ करता था कि आप अगर स्ट्रीम बड़ी ले लो और आपके पास सेकंड स्ट्रीम चेंज करने का ऑप्शन रहेगा तो हमेशा से वो बेटर ऑप्शन रहता है। ठीक है। सो बीटेक जो हम 4 साल, अगेन हमने पहले 12 साल एक इंस्टीट्यूशन को दिया, स्कूल बोलते हैं इसको, 4 साल हमने एक कॉलेज को दिया। कॉलेज को या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जो भी हम लोग उसे टर्म बोलते हो, वहाँ पे 8 सेमेस्टर हुए। कुछ टाइम पे तुमने एक ट्रेनिंग के लिए तुम्हें बाहर भी मौका मिला इंटर्नशिप वगैरह करने का, लेकिन उन 4 साल की कोई मेमोरी जो तुझे शेयर करना हो, कुछ ऐसा लाइफ लर्निंग हो जिसने तुझे इम्पैक्ट डाला हो तेरे ऊपर? जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारे पास बहुत सारी बाउंडेशंस होती हैं रिगार्डिंग पेरेंट्स, रिगार्डिंग फाइनेंशियली आप बात कर सकते हैं। कॉलेज में आप जाके एकदम से आप वो सेंस ऑफ फ्रीडम आती है आपके अंदर, एंड उस सेंस ऑफ फ्रीडम में बहुत बच्चे आई थिंक वो गलत रास्ते पे निकल जाते हैं। बीट आप बात करो कि पढ़ाई को इग्नोर कर देना, या रिलेशंस की बात कर सकते हैं हम, बैड हैबिट से पड़ या जाना, बैड हैबिट्स बेसिकली आपका ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इनफैक्ट अब तो रैश ड्राइविंग, आजकल तो ये आपका ड्रग्स वगैरह का भी धुआं काफी उड़ाने सुनने वाले में आ रहे बातें हो हैं। गई वो सर। हाँ, तो बेसिकली हम उस एज में एजुकेशन को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। उस फेज में बेसिकली। हाँ, वो आपको वो सेंस ऑफ फ्रीडम में आपको लगता है कि यार पढ़ ही लेंगे। और बेसिकली अभी क्या है, देखो हमें लगता है कि आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए, सही बात है। बट मेरे एक्सपीरियंस से आपके मार्क्स मैटर नहीं करते। अच्छा, आपकी नॉलेज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपका इंटरव्यू में जाओगे, दो ऑन पेपर्स आपका इंटरव्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मार्क्स। हाँ, वो सिर्फ ये है कि आप देखेंगे कि भाई अगर कोई आपका इंटरव्यू ले रहा है तो ये देखेगा कि भाई आपके मार्क्स कितने हैं, बट आप सिलेक्ट होगे अपने नॉलेज के बेस पे। आपके मार्क्स आपको कभी भी सिलेक्शन नहीं दिलवाएंगे। बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोल रहा है वैसे तू। हाँ, मतलब इस पे होल्ड कर सकते हैं मतलब बात पे कि हमारे मार्क्स हमें एलिजिबल कर सकते हैं, लेकिन हमारे मार्क्स हमें मतलब नौकरी नहीं दिला सकते। नहीं एलिजिबल कर देंगे नौकरी देने के लिए, उसके लिए आगे आपको नॉलेज और आपके स्किल ही आपको इम्पोर्टेंट देखो, रहेंगे। 10th क्लास के मार्क्स, 12th क्लास के मार्क्स पूरी लाइफ में, अब तुम्हें भी काम करते हुए बहुत टाइम हो गया, मैंने भी बहुत सारी फील्ड्स में काम किया है, मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारे मार्क्स कितने थे। मुझसे भी नहीं पूछा वैसे तो, ठीक है। कॉलेज में कितने मार्क्स थे, नहीं पूछा। सो बेसिकली वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है। आप किसी पोजीशन में जाना चाहते हो, आप कहीं एंट्रेंस में जाना चाहते हो, वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकता है, बट लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ नॉलेज आपके साथ होगी, आपके मार्क्स आपका साथ नहीं देंगे। ठीक है, तो इसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमने एक फेस हम टच करते हैं, कॉलेज टच करती है, थोड़ा सा फैमिली के प्रति थोड़ा गुस्सा आने लगता है बच्चों के अंदर, या क्यों डांट रहे हो, क्यों रोक रहे हो। कॉलेज में नहीं होता वो, बेसिकली जब आप टीनेज में जाते हो। ठीक है, और टीनेज में भी ऐसा नहीं है कि आप 12, 13, 14 में, नहीं, आप जब 14, 15 क्रॉस कर जाओगे बेसिकली तब आपको लगता है कि मेरे पास पूरी दुनिया की नॉलेज है। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो पुरानी जनरेशन के हैं, उनको आज के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि ये सेम फेज बेसिकली जब छोटी छोटी हल्की हल्की मुच्छें आने लगती हैं लड़कों की। हाँ, क्योंकि ये सेम फेज फिलहाल मैं दीदी के साथ देख रहा हूँ, शेन के साथ। हाँ, राइट। शेन हमारा भांजा है। हाँ, हाँ, तो अभी उनका बड़ा, उनके घर में वो चल रहा है, अभी वो वॉर की स्थिति चल रही है, जहाँ पे पेरेंट्स चाहते हैं कि यार मेरा बच्चा सेटल हो जाए। वो प्रेशराइज उसको इसलिए करते हैं, प्रेशराइज भी नहीं कह सकते, बट वो गाइड करते हैं कि यार नहीं पढ़ो। अब वो ज्यादा कोशिश करता है कि मेरे हाथ में फोन आ जाए, लैपटॉप आ जाए, वो उस फेज में आ गया। तो जो हमारा वो चलता है ना कि यार हम अपने पेरेंट्स के साथ जो वो डिस्टेंस आना स्टार्ट वो शुरू हो जाता है, वो हो जाता है, वो अराउंड आप
14-15 के अराउंड समझ के चलो कि वो स्टार्ट हो जाता है, और वो खत्म कब होता है, अराउंड 25, 26 से 27। बेसिकली 10 साल का एक डेकेड है पूरा। हाँ, वो जनरली आइडियली डेकेड होता है, हाँ, बाकी कुछ बच्चे उसको जल्दी खत्म कर देते हैं। मैं कभी कभी दीदी से बात करता हूँ तो मजाक मजाक में उसे बोलता हूँ कि अभी तो तेरा जो सबसे मुश्किल टाइम चल रहा है लाइफ का, तो कहती है कि हाँ काफी मुश्किल है, क्योंकि एक टीनेज बीइंग अ पेरेंट्स टू अ टीनेज चिल्ड्रन, तो वो डिफिकल्ट है। वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो उनको देखते हुए कभी कभी मुझे अपने लिए टेंशन हो जाती है, तो मैं उसका बेस अभी बना रहा हूँ अपने बच्चों के साथ। राइट, कोशिश कर ले भाई, वरना वो टाइम तो सबके देखना पड़ता है, आएगा ऑब्वियसली, तो ठीक है। बट मेंटली मैं खुद को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, और मेंटली मैं अपने बच्चों को भी उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। एंड उसका बेसिक स्टेप मैंने जो किया है, बहुत बेसिक स्टेप, वो ये किया है कि मैंने अपने बच्चों को ये कॉन्फिडेंस देना स्टार्ट कर दिया है कि मेरे बच्चे कभी भी किसी भी टॉपिक पे बिना किसी टेंशन के, बिना ये सोचे कि यार मम्मी पापा क्या बोलेंगे, वो आके मुझसे बात कर सकते हैं। और ये मैंने जो देखा है यार, ये कहीं ना कहीं हमें महसूस होता है कि मुझे अपने पेरेंट्स से कभी बात करनी थी किसी टॉपिक पे, बट मैं कर नहीं पाया, क्योंकि यार वो देखो, वो डर का माहौल उनकी अपब्रिंगिंग जो थी, वो पुराने टाइम में उनको यही सिखाया गया था कि बीइंग पेरेंट्स आपको स्ट्रिक्ट रहना है, अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाना है। बट यार अब टाइम चेंज हो गए हैं, अब आप स्ट्रिक्ट रह के या वो नहीं कर सकते, दो मैं स्ट्रिक्ट हूँ अपने बच्चों के साथ, लेकिन सिर्फ तब जब मेरे बच्चे गलती करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हर टाइम उनके साथ लड़ रहा हूँ, उनको डांट रहा हूँ या नहीं, ठीक है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ, मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि बेटा मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझे आके बताओ, और ये होता भी है। उनको अगर कुछ भी चाहिए वो आके मुझे बोलते हैं कि पापा सुनो। एंड हाँ, एक चीज और जो हम जनरली इग्नोर कर देते हैं अपनी पेरेंटहुड में, अगर आपका बच्चा आके कभी भी आपको कह रहा है कि मम्मी पापा सुनो, अगर बच्चे ने बोला सुनो, तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं अपने सारे काम छोड़ के सबसे पहले उसकी बात सुनूंगा, उसका सॉल्यूशन दूंगा। उसने अगर कोई गलती की है, सपोज कोई चीज टूट गई या उसने कोई गलती कर दी, खाना गिरा दिया है कुछ भी, और उसने आके मुझे कभी बोला कि पापा गलती हो गई है, और उसने खुद बोला, मैं कभी उसको नहीं डांटना चाहिए। राइट, क्यों? अगर मैंने उसको आज डांट मार दी तो उसको लगेगा कि मैंने गलती की है तो ये मुझे डांट मारेंगे। करेक्ट, तो मैं उसको कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि वो मेरे से किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते। ऐसा कॉन्फिडेंस हमारे टाइम पे नहीं हुआ करता, नहीं ऐसा होता, हम सोचते हमने भी कभी नहीं थे। देखा ही नहीं है। इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि ऐसे भी करना चाहिए। तो अपने पेरेंट्स की जो अच्छी चीजें थी जो उन्होंने मुझे दी, जो मुझे लगता है कि यार उन्होंने बहुत अच्छा किया मेरे लिए। करेक्ट, और कुछ चीजें जो मुझे चाहिए थी, जो होना चाहिए था, जो वो नहीं दे पाए, वो किसी भी रीजन से, कि यार वो जॉब में बिजी थे या अपनी टेंशन्स में थे। यार देखो टेंशन सबकी होती है, हम उस टाइम उस एज में नहीं समझते कि हमारे पेरेंट्स किस चीज से। मुझे आइडिया है कि अंकल आंटी की लगभग एज क्या रही होगी जब तू पैदा हुआ होगा? अंकल आंटी की अराउंड आई थिंक 34-35। ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1/3 लाइफ वो अपना जी चुके हैं, फिर तो उनके जीवन में आया। हाँ, राइट, तो उन्होंने क्योंकि उन्होंने 35-34 ईयर्स का अपना एक्सपीरियंस तेरे साथ, तेरे ऊपर निकाला है, चाहे वो मार्केट में पिटने वाला हो, चाहे पढ़ाई लिखाई वाला हो, चाहे वो समाज में कैसे डील करते हैं वैसा हो, या कुछ भी हो, तो एंड तू 26-27 ईयर्स का एक्सपीरियंस अपने बच्चों को आगे शेयर कर रहा है। तो ये सोच के दे कि उनका एज का एक्सपीरियंस तेरे एक्सपीरियंस से थोड़ा फिर भी कम रहा होगा, बट तेरा ऐसा बोलता तो स्मार्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि तूने उनका भी देख लिया, तूने दीदी का भी देख लिया, नेक्स्ट जनरेशन आ गई, नेक्स्ट जनरेशन आ गई। वो जनरेशन गैप कहीं ना कहीं आपको ये सिखाता है कि यार देखो, और मैं यही कहता हूँ कि आपको हमेशा अपने पेरेंट्स से सीखना चाहिए। और मैंने वही किया है कि अब मैं उनको कभी कभी मैं मम्मी के साथ बैठ के बात करता हूँ, मैं उन्हें बोलता हूँ कि माँ ऐसा होना चाहिए था, यहाँ कुछ चीज़ें थी जहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिया, बट देना चाहिए था। क्या जवाब आता है वहाँ से? वो उनको पता है, ठीक है, क्योंकि देखो अभी वो रिटायर हो गए हैं, तो हैव टाइम, अब वो उनकी प्रमोशन हो गई है ग्रैंड पेरेंट्स के तौर पे। अब वो हमें अपने बच्चों के साथ ट्रीट करते हुए देखते हैं। जब हम दूसरों को देखते हैं तब हम अच्छी तरह से जज कर पाते हैं, खुद को हम नहीं जज कर सकते। तो अब उनको महसूस होता है कि यार हाँ, अब तू जो कर रहा है, वो कई बार मुझे बोलती है, मम्मी बोलती है देखो यार फादर के साथ आज भी वो आपको पता है कि आप बैठ के वो आप नहीं उस तरह से बात करते, क्योंकि वो गैप रहता है।
दो अब थोड़ा सा अब हो गया है, एज अ फ्रेंड भी हम बात कर लेते हैं, आप कभी भी कोई टॉपिक पे आप वो डिस्कस भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम होने लगता है कि यार हाँ अब मैं इसके साथ शेयर कर सकता हूँ, बट फिर भी वो गैप फादर के साथ हमेशा रहेगा। आप जनरली मम्मी के साथ ज्यादा क्लोज रहते हो? लड़के जनरली मम्मी से ज़्यादा क्लोज रहते हैं, ठीक है। तो मम्मी बोलती हैं कि अब जो तू कर रहा है इनके साथ, ये तू ठीक कर रहा है, ये तू गलत कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब बेसिकली है कि मम्मी और पापा बताते हैं। और एक बड़ा हमारे बीच में ना काफ़ी मजाक के तौर पे, मैं और सिस्टर हैं तो हम दोनों की एक पार्टी होके मम्मी पापा को हमेशा एक बात बोलते हैं कि कभी कभी जैसे मेरी बेटियां हैं तो वो अगर कुछ गलतियां करती हैं तो ये दोनों कभी भी उनको डांट नहीं मारेंगे, उनको कुछ चाहिए तो उनको देंगे लाके, और कहते हैं कि बच्चों को समझना चाहिए। तो कभी कभी मैं और सिस्टर साथ में होते हैं तो हम मजाक करते हैं कि ये हमारे टाइम पे कहाँ थी ये अंडरस्टैंडिंग। सही बात है, सही यार बात है। हमें तो तुम समझाते थे कि हमारे कभी कभी चप्पलें उड़ रही है, कभी थप्पड़ लग रहे हैं, राइट। कभी मुक्के लग रहे हैं। तो तब कहते हैं कि यार जो उनका एक कहावत है जो वो मुझे जनरली बोलते हैं कि यार असल से ब्याज ज्यादा अच्छा प्यारा होता है, राइट। तो वो ये कहते हैं कि यार हमें ये ज्यादा प्यारे हैं, तुमसे प्यार है बट अब इनसे और ज्यादा है, हम इसके ज्यादा इनसे अटैच्ड हैं। तो वो कई चीज वो जो कमी उन्होंने मम्मी पापा बन के उनको महसूस होती थी, वो कमियां अब वो दादा दादी बन के पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक फेज है ना यार, वो फेज है। जैसे तूने भी जो फेजेस पहले अपनी लाइफ में, जब तू लौंडा रहा होगा, तो जब तू तब नहीं कर पा रहा होगा, अब ठीक है, नाउ यू नो यू आर ग्रोन अप मैन, यू आर फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन, सो बेसिकली ये वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, काफ़ी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो हम लोग कई चीज़ें सोचते हैं कि हमारे पहले गाड़ी की एवरेज स्पीड हुआ करती थी 120 130, सॉरी बाइक की, और गाड़ी की होती थी 80 90, अब वो कट के बाइक के हो गई 80 90 और गाड़ी के हो गए 40 50। तो ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है यही आपको एक फेस ला के देती है। तो अब हम जब सोच रहे हैं अरे धीरे चला रहा है, अब लगता है अरे ठीक चला रहा है। सो जब हम बात कर रहे हैं, अब लाइफ के फेजेस की बात कर रहे थे, आप सभी को मैं बता दूं कि हमारी मुलाकात 2013-14 में हुई थी शायद। तभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मुखर्जी नगर में गांधी विहार में रहा करता था, एज अ स्टूडेंट लाइफ जिया करता था, और मैं था अपना मस्त मौला मुखर्जी नगर लौंडा। हमारी मुलाकात शायद पहली बार बैडमिंटन के ग्राउंड में हुई थी, और पार्क में हुई थी। हम लोग खेलने की कोशिश कर रहे थे, तो एक दूसरा देखा करता था। फिर एक दिन आया, इसने बोला कि रुक जाओ, ऐसे खेलते हैं। देन वी स्टार्टेड मीटिंग एंड वी स्टार्टेड इंटरेक्टिंग। फिर हमारी बातचीत थोड़ी बाइक पे हुआ करती थी, शायद सर होंडा शाइन हुआ करती थी उस टाइम, अभी भी खड़ी शायद नीचे पार्किंग में हो। तो वहाँ से वो डाउन द मेमोरी लेन चलो एंड थोड़ा बताओ सब लोगों को कि आपकी 2013 से लेकर जो 15 का जो फेज था बेसिकली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर, क्योंकि अभी तक तूने बड़ी एक सेंस वाली बातें करी है, स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, तो अभी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स तूने कौन कौन से एग्जाम की तैयारी करी, कैसा फेज रहा, कोचिंग करी नहीं करी, सेल्फ प्रिपरेशन एंड वट एवर एवरीथिंग। 2013 में जब बीटेक कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने जॉब ज्वाइन की थी। अच्छा। और कुछ टाइम मैंने जॉब की है प्राइवेट सेक्टर में, बट हमारे मैं जैसे जाट हूँ तो हमारे ना एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है, और वो है कि हम किसी की बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो खून में है, सभी जाटों में मोस्टली होती है, अभी थोड़ा सा ठीक है, वो मजबूरी में करना पड़ता है अलग है, लेकिन अंदर से बड़ा रहता है। तो मेरे साथ भी एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था जहाँ पे मैं सही था, बट जो मेरा टीम लीडर था तो उसको लगा कि मैंने कुछ गलती किया। बस मैंने कोशिश की थी कि भी मैं समझाऊं कि भी नहीं, ये जो मैंने किया था कि ये रीज़न था और मैंने जो किया वो सही किया। एंड एक लाइन थी जो जहाँ पे हम बोलते हैं कि योर वर्क इज़ बीइंग डन। मैंने एक मेल में कुछ इस तरह की लाइन लिखी थी, बीइंग मैंने वर्ड ऐड किया था, एंड टीएल ने वो रिजेक्ट कर दिया। नहीं, उसने वो ध्यान नहीं दिया, बट मे भी कह सकते हैं कि वो इंग्लिश थोड़ा सा उसकी ज़्यादा होगी ना कि वीक। नहीं, उसकी ज़्यादा अच्छी थी। हाँ, मे भी वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट था, तो उसको लगा कि ट्रांसलेट करके मैं बताता हूँ कि हुआ क्या था, कि मैंने लिखा था कि आपका काम अभी हो रहा है,
अंडर प्रोसेस है। और मतलब एक क्लाइंट था, उसको यही मैंने मेल डाली थी, तो उसमें ये लाइन थी, और जो टीएल था उसने जो उसका पढ़ा। सेंस निकाला, वो निकाला कि आपका काम हो गया चुका है। है, हाँ ठीक है। तो उस बात पे हमारा थोड़ा सा लड़ाई हुई, तो मुझे उस टाइम समझ में आ गया था कि यार मैं प्राइवेट सेक्टर में सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, इधर मैं किसी को, ठीक है समझ गया। तो मेरे लिए बेटर यही था कि मैं उस फील्ड में, मेरा मुझे पता था कि मैं नहीं इस फील्ड में सरवाइव हमारा कर सकता। वो मैच नहीं कर रहा, वाइब मैच नहीं कर रही हाँ, है। क्योंकि आदत स्टार्टिंग से ये रही है कि यार अगर गलत मैंने हो कोई गलत, सही को गलत, मैं सही। अगर कोई गलती करता हूँ तो मैं हैप्पीली उसको एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे सॉरी बोलने में, अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करने में कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मैंने गलती नहीं की है, उसके बाद फिर मुझे नहीं दिखाई देता कि सामने कौन है। अगर अगले वाला मेरी कोई गलती तुम्हें बता रहा है, लेकिन मैंने वो गलती नहीं की है, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है, मैं काउंटर करूँगा उसको। वो स्टार्टिंग से मेरी एक आदत रही है। तो और मुझे इतना समझ में आ गया था कि प्राइवेट सेक्टर में आपको झुक के ज़्यादा रहना पड़ता है, आपको गलतियाँ भी कभी कभी ऐसा होता है आप नहीं करते हो, लेकिन लेनी पड़ती है। आप उसका ब्लेम लेते हो आप। तो अल्टीमेटली उसको छोड़ के फिर मुझे समझ में आया, मैंने पेरेंट्स को बताया कि भाई मैं सीजीएल की तैयारी करना चाहता हूँ, एसएससी वाला सीजीएल। एसएससी सीजीएल की। तो मैथ्स मेरा स्टार्टिंग से ही बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, और इंग्लिश भी ठीक ठाक थी, तो रीजनिंग भी ठीक थी। तो बेसिकली जो था, एक पार्ट रह गया था उसमें जीके का। जनरल स्टडीज का। जीके मेरी बहुत वीक थी। तो मैंने वो रिस्क लेना चाहा तो कि भाई मतलब मैं शायद कर सकता हूँ। तो 2013 में फिर मैं पेरेंट्स से बात करके कि भाई मैं कोचिंग लूँगा, तो बोले कि ठीक है अगर करना चाहता है तो ट्राई कर सकता है। तो तब मैंने फिर सीजीएल की तैयारी की थी। बट वहाँ पे कभी भी अंकल आंटी ने वो नहीं बोला नहीं नहीं जॉब मत छोड़ो, नहीं या नहीं, सपोर्ट किया मुझे? हाँ, उन्होंने उन्होंने फाइनेंशियली मुझे कभी भी मुझे किसी भी तरह से बांधने की कोशिश नहीं की। वो उन्होंने हमेशा मुझे फ्री करके छोड़ा। तो उसके बाद फिर कोचिंग के टाइम पे भी उन्होंने कभी नहीं, मैंने बोला कि भाई, हालांकि मैंने कभी भी उनसे बहुत ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश नहीं की। अगर मेरा 10,000 में काम चलता है तो मैं उनसे 9,000 ही लेता था कि अपने खर्चे कम कर लेता हूँ। बट मैंने उनसे कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं उनसे पैसे ले, क्योंकि उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि कभी ये नहीं पूछा कहाँ खर्च कर रहा था। राइट। तो वो ट्रस्ट था हमेशा से, तो आज भी है उनको मुझ पे वो ट्रस्ट। तो कोचिंग ली, उसके बीच में फिर हम मिले, मैंने कोशिश की, बट मेरा वीक पॉइंट हमेशा से जनरल स्टडीज़ रहा है, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि हमेशा कभी इनफैक्ट कुछ एग्ज़ाम ऐसे भी रहे हैं, मैंने काफ़ी 2-3 बार, आई थिंक 4 बार मैंने सीजीएल अटेम्प्ट किया। साल में तब 2 बार होता था शायद? नहीं, फर्स्ट एक ही बार होता था। अच्छा। हाँ, सीजीएल कभी 2 बार नहीं हुआ। तो लीक होता था इसलिए 2 बार होता था? नहीं, हाँ वो हो सकता है कि वो आपको रीअपीयर हो गया, री एग्ज़ाम हो सकता है, बट वो ईयरली होता है, एक बार होता था। अब तो मुझे नहीं लगता, अब तो शायद काफ़ी डिले भी हो रहा है। कुछ केसेस हो गए थे, उसके पीछे बहुत सारे केस हुए हैं, बट वो तब था जब मैंने उसकी प्रिपरेशन छोड़ दी थी। मेरा एसएससी का कैसा हाल था, मैंने 2014 में एफसीआई का पेपर भरा था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, वाया एसएससी। एंड मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, मैंने उसमें भरा एलिजिबिलिटी कॉमर्स का। मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ, मेरा स्कोर था 96 और कॉमर्स वालों की कट ऑफ थी 103। फिर भी मुझे पेपर 2 लिखने के लिए बुलाया गया। पेपर 2 में लिखने गया तो पूरा बायोटेक्नोलॉजी, पूरा बायोलॉजी। वहाँ पे जो फ्लाइंग विजिट होती है, मैंने उनसे पूछा कि मैम मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और मुझे एक वर्ड नहीं आता इस पेपर का। तो उन्होंने मुझे लिटरली बोला कि बेटा अगर आप एग्जाम को टॉप भी कर जाओगे तब भी आपकी नौकरी नहीं लगेगी। तो वो हाल था एसएससी का। देन दैट ईयर आई स्टॉप कि बस अब नहीं। ये सेम हुआ था, लेकिन मतलब मेरा प्री जनरली क्लियर हो जाता था। और फिर मेंस का जो था, प्री में बेसिकली 4 सेक्शंस आते थे। फर्स्ट रीजनिंग होता था, फिर मैथ्स इंग्लिश होता था, इंग्लिश और जीके। वो 50 मार्क्स ईच था। राइट। तो वो 150 मार्क्स मेरे कंट्रोल में थे। जो लास्ट 50 मार्क्स थे जीके के, वो जीके कंट्रोल। हाँ, 50 देखो मैथ में उस टाइम की बात है, तो 50 में से अराउंड कभी 48 आते थे, मतलब वो समझ गया, अराउंड 48 दैट टू विद नेगेटिव मार्किंग विद नेगेटिव मार्किंग। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती थी। तो
50 में से कभी 50 आ रहे हैं, 48 आ रहे हैं। हमेशा मैंने 3-4 बार जब भी एग्जाम दिया वो ऐसे ही। रीजनिंग में भी सेम यही था कि एक आध मार्क्स होता था, कट जाता था। इंग्लिश में भी ऐसा होता था कि 50 में से 43, 42। बट वहाँ पे क्लैरिटी होता ना कि चारों में पास होना जरूरी होता शायद। नहीं, ओवरऑल होता था वो। अच्छा, ओवरऑल मार्क्स इसलिए तेरा पीटी प्रीलिम्स निकल रहा था बार बार। हाँ, प्रीलिम्स निकल जाता था, लेकिन जीके की वजह से मार्क्स कम रह जाते थे क्योंकि इनमें मैं 40 प्लस स्कोर करता था उस टाइम। मैथ्स में, रीजनिंग में तो 47, 48 के अराउंड ही रहते थे। इंग्लिश में कभी 42, 43 क्योंकि उसमें मार्क्स थोड़ा सा कट जाते थे। बट जीके में मेरा इतना बुरा हाल था कि 50 में से कभी आ रहे हैं 12 आ रहे हैं, कभी 15 आ रहे हैं, कभी 16 आ रहे हैं, 20 क्रॉस तो मुश्किल से ही होते थे मेरे। ठीक है। तो उसकी वजह से फिर मार्क्स प्री में कम रह जाते थे, फिर मेंस में आते थे। तो उस टाइम प्री और मेंस मिला कंबाइंड होता था, राइट। कंबाइन करके फिर फाइनल कट ऑफ लगती थी। तो उसमें होता था कि जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, मुझे आज भी याद है, उससे मेरे से पहले मेरे फ्रेंड ने दिया था, उसकी 359 ओवरऑल मार्क्स आए थे एंड उसको इनकम टैक्स मिला था। ठीक है। द वेरी नेक्स्ट ईयर मैंने एग्जाम दिया, मेरे 391 आए थे, उससे कुछ नहीं मिला और कट ऑफ 401 पे थी। मतलब कंपटीशन हाई हो गया था। कंपटीशन हाई हो गया था बेसिकली। उसके बाद फिर मैंने एक बार एग्जाम दिया, उस टाइम मैं तूने कभी सिविल सर्विस का देने का कोशिश करा? नहीं यार, देखो हर एक को अपना लेवल पता होता है। हम ये बहुत मोटिवेशन की बातें करते हैं कि यार नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग, लेकिन यार देखो हमें अपनी लिमिट्स पता होती हैं सबको, और उनको एक्सेप्ट कर ले तो बेटर है, राइट। कि आपका रिसोर्सेज, आपका पैसा वो बच जाएगा। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट रहोगे कि नहीं यार मैं कर लूंगा, नहीं मुझे पता है यार मैं 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे आप मुझे मैथ पढ़ा सकते हो, मैं कर लूंगा। 12 घंटे, 14 घंटे मैं एक बार बैठ के मैथ पढ़ सकता हूँ विदाउट स्टॉपिंग। लेकिन आप मुझे बोलो कि जीके मेरा बहुत, जनरल स्टडीज है, बहुत बुरा है। ठीक है। मैं नहीं सो 2-2.5 साल हमने फुल डेडिकेशन से एसएससी एग्जामिनेशन को दिया। फुल डेडिकेशन नहीं, कहीं ना कहीं मैं वहाँ पे भी डगमाता रहा, हो जाता था। ठीक है, कोई बात नहीं, हम डेडिकेशन बोल देंगे, फुल नहीं बोलते, डेडिकेशन तो बोल सकते हैं। हाँ, डेडिकेशन मतलब इतनी डेडिकेशन तो थी कि हम पास कर जाते, और हम पास कर भी रहे थे, बस कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे थे। हाँ, और एक बार एग्जाम ऐसा भी हुआ था कि मैं 0.5 मार्क्स से कट ऑफ से रहा था। एक बार हुआ था मैं 1 मार्क्स से रहा हूँ। और फिर बेसिकली दिल वहीं टूटता है यार। हाँ, फिर कभी कभी लगता है यार किस्मत ने साथ ही नहीं दिया। और फिर मैंने यहाँ हरियाणा में स्टेट गवर्नमेंट, मतलब उस टाइम मैंने फिर प्रिपरेशन छोड़ दी थी। बट वाइफ ने एक बार बोला कि आप एक फॉर्म भर लो, हरियाणा में निकला था, तो मैं वाइफ का भर रहा था। बोली आप भी भर दो, उसका 100 रुपये का फॉर्म भरते थे, कह रही कि आप भी भर लो। तो मैंने भरा। तो मुझे याद है कि फर्स्ट डे वाइफ का नंबर था, फरीदाबाद जाना था, तो अराउंड मैंने उस मतलब 100 किलोमीटर के अराउंड उसका यहाँ से सेंटर था। तो मॉर्निंग में गए हैं, शाम को वापस आए हैं, मैं थक गया हूँ। नेक्स्ट डे मेरा एग्जाम था, कुरुक्षेत्र में सेंटर था, जो यहाँ से बेटर पास है, फिर यहाँ से 120 किलोमीटर कुरुक्षेत्र है, बट सीधी रोड तो सीधी रोड है। तो मैंने बुक को हाथ भी नहीं लगाया था, क्योंकि यार जीके, टोटली जीके आना था, मैं उसमें हाथ नहीं लगाया था मैंने। तो मैं यार मुझे नहीं देना ये एग्जाम, की फायदा नहीं है, प्रिपरेशन नहीं करा कि मैं इतनी दूर जाऊंगा, थकूंगा, पेट्रोल फूकेंगे, क्या फायदा है। तो वाइफ ने बड़ा मोटिवेट किया कि नहीं नहीं दे के आओ, वो करके आओ। तो एग्ज़ाम दिया एंड उस एग्ज़ाम में मुझे याद है मेरे 17 मार्क्स के क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने सही करे थे, तुक्के मारे थे। अच्छा भाई, जो थोड़ा बहुत जो आता था, क्योंकि उसमें कुछ पार्ट इंग्लिश का था, कुछ हिंदी का था, कुछ मैथ था, रीजनिंग था, तो वो मिला के थोड़ा बहुत। बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सारा स्ट्रक्चर सेम ही होता था, बस कहीं पे कुछ बढ़ा देते, कहीं पे कुछ कम कर देते थे। आप मोस्टली देखोगे जो स्टेट एग्जाम होते हैं उसमें जीके ज्यादा आती है, वो भी उस एरिया की, वो भी उस स्टेट की, पर्टिकुलर उस स्टेट की ज्यादा आती है। तो उस टाइम ऐसा हुआ था कि मतलब करीब 16-17 क्वेश्चंस ऐसे हुए थे जहाँ पे मैं सिर्फ तुक्के मार के आया था, कि वो थोड़ा कुछ उनका आइडिया था, मुझे रफ आइडिया था, बट आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट। एंड उसका रिजल्ट आया, तो उसमें फिर आपकी एक कट ऑफ लगती है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाता है, तो मेरा नंबर उसमें आ गया। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने रात को, मुझे याद है आज भी, 11 बजे रिजल्ट आया था, मैं भाग के गया मम्मी, भाई रिजल्ट आ गया, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ गया। तो मम्मी पापा बहुत खुश हुए। फिर जब वो फाइनल कट ऑफ लगी उसके बाद, तो फाइनल कट ऑफ 68 पे लगी थी एंड मेरे 67 थे। प्रिपरेशन नहीं की थी, बट फिर भी वो 1 मार्क्स का दुख हुआ। तो सेम यही अभी रिसेंटली मैंने एग्ज़ाम दिया था,
तो उसमें भी कहीं ना कहीं किस्मत इसका हम में- लोग से बात कर रहे थे कि उसका रिजल्ट आने वाला है, इंटरव्यू हाँ, आने हाँ, वाला है, हाँ। कुछ होने वाला था। तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट में ही हुआ था, तो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसकी, लेकिन मैंने प्रिपरेशन की थी। एंड आई रिमेंबर मैंने जो पेपर एग्ज़ाम जब दिया था तो 73 मार्क्स, मतलब जो किए थे, लेकिन नेगेटिव नहीं होती तो आप सारे अटेम्प्ट करते हो, लेकिन ऐसा हुआ था कि जब मैंने चेक किया तो 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने क्वेश्चन पेपर में, हम नॉर्मली क्या करते हैं जब आप OMR बेस्ड पेपर देते हो तो पहले क्वेश्चन पेपर Correct. में टिक लगाते हैं, बाद में OMR वो शीट fill में करते हम वो सर्कल फिल करते हैं। तो जब क्वेश्चन मार्क में मैं टिक लगा रहा था तो वो सब मैंने ठीक किया। लास्ट में जब मैं OMR भर रहा था तो 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पर मैंने, मतलब मुझे डाउट आया कि यार ये शायद आंसर मेरा ठीक नहीं है। मैंने 5 क्वेश्चंस के अपने आंसर चेंज किए, और जब आंसर की से मैंने मैच किया तो वो पांचों क्वेश्चंस पहले ठीक थे, बाद में गलत हुए हैं, और वहीं रह गया। और मैं सिर्फ 2 मार्क्स से उस पेपर में रह गया। अगर वो 5 क्वेश्चंस ठीक हो जाते तो मेरे 3 मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा होते। करेक्ट। तो ये basically ये चलता रहा है। अपने इंस्टिंक्ट पे जाना चाहिए था, तुझे लास्ट मोमेंट में हाँ। चेंज नहीं करना चाहिए था। मैं इस पॉइंट पे मैं बोलना चाहता हूँ एक चीज़, मैं हमेशा वाइफ के साथ कभी कभी डिस्कस करता हूँ कि आप जब भी अगर कंपटीशन में बैठ रहे हो, आप किसी भी क्वेश्चन को फिल कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, उसका 4 ऑप्शंस हैं, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जिस भी ऑप्शन पे आपकी नज़र सबसे पहले गई है, आंख बंद करके लगा दो, मत सोचो। 90% आप उसको ठीक ही करके आओ। राइट, वो पहला बेसिक इंस्टिंक्ट वही जाता है। हाँ, basically। क्योंकि यार कहीं ना देखो, हम यूजुअली फ़ोन पे, टीवी पे, न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके वो चीज़ रहती है, आपको नहीं पता होता, लेकिन आपको उसका एक आइडिया रहता है। तो अगर कहीं पे आपको लग रहा है, आपकी इंट्यूशन आ रही है कि नहीं यार ये ऑप्शन सबसे पहला दिमाग में आ रहा है, तो उसको लगा दो, आपका मोस्टली ठीक होगा। बाकी बाद में है, ठीक है, वो किस्मत की बात है, जैसे अभी मेरा फेज नहीं है। सो अभी हम मान लेते हैं कि एज ऑफ नाउ 2025 में तूने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बिल्कुल मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से करीब 8-9 साल पहले छोड़ दिया था मैंने। ठीक है, बट फिर वाइफ ने थोड़ा सा मोटिवेट किया, पुश किया, मोटिवेट ही कर दिया, तो मैं कह चलो दोबारा देख लेते हैं। बट वही वाली बात है कि अब काम में, पढ़ाई में, उसके बीच में आप नहीं पढ़ सकते हो। कभी एग्जाम आता है उससे पहले 10 दिन 15 दिन बुक लेके बैठ जाते हैं, बट कि आप उतना, बट अब बेसिकली देखा जाएगा तो आपको कंपटीशन उनसे हो रहा है जो किताबों के अंदर बैठे हैं, और एक आप है जो किताबों के साथ बैठे हैं। दोनों में फर्क आ गया ना। अब आप सोचते हो कि एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ लोगे, और एक वो है जो एग्जाम से 10 महीने पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हाँ, अभी हमारा जो है वो 1 साल वर्सेस 10-15 दिन। मुझे आई डोंट थिंक दैट इज अ फेयर कंपटीशन। बस स्टिल लगे हुए हैं कि यार ठीक है, 100, 200, 400, 500 रुपए के फॉर्म आते हैं, भर दो, कुछ नहीं पता चलता कि कब तुक्का लग जाए, जैसे लग गया था। 16-17 क्वेश्चंस आपके सही हो गए थे। ऑलराइट, सो अभी हमने बातचीत करते करते हमने काफ़ी बार बीच में बच्चों की बात कर ली, वाइफ की बात कर ली, और अभी तक मैंने आपको ऑफिशियली इनफॉर्मली इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है इनकी फैमिली से। अभी तक हमें जो पता लगा है आपकी फैमिली में पापा, मम्मी, बड़ी दीदी का एक बेटा शेन, और जीजा जी भी हैं। नमस्ते जीजा जी। शादी को मैं एक स्पेशल टॉपिक लेके चलता हूँ, बट तूने अभी 2-3 बार भाभी का नाम लिया है, जिक्र किया है बेसिकली, तो शादी के बारे में पहले बता दे ताकि हम उससे फ्री हो जाए। शादी कब हुई? शादी हुई थी 4 मार्च 2017। इतना दर्द या इतनी याद? पिटना थोड़ा ही है। ऋषभ को अपनी एनिवर्सरी की डेट याद नहीं है। नहीं, मैं यार देखो यार, वो स्पेशल डे होता है, आप मजाक कर लो उस चीज को लेके या कुछ भी है, बट यार समवन स्पेशल आपकी लाइफ में आता है तो आपको भूलना नहीं चाहिए। 4 मार्च या 6 मार्च? 4। कंफर्म है तू? 4 मार्च। श्योर है तू? 4 मार्च या 6 मार्च? 5 बार बोलेंगे तो भी 4 मार्च रहेगी। अरे 10:30 बजे मेरी बारात एंटर हुई थी यार। याद ही होगी फिर तो। 4 मार्च 2017, और डेट नॉट टू फॉरगेट। सो बेसिकली ऋषभ का ये कहना होता है कि अरेंज मैरिज के अंदर there is a possibility to know about the partner you have. In the love marriage you have a opportunity to know more about the partner. So basically knowing never stops. So तेरी knowing अभी रुक गई है या अभी stop हो चुकी है? लगता है कि now I have known her enough. देखो, knowing का ये है कि आप हमेशा अपने पार्टनर के बारे में जानते रहो,
हाँ, कभी कभी होता है कि एक टाइम पे आने के बाद आपको शायद उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप सीखते रहते हो। हम्म आप क्योंकि यार आप कहते हैं ना कि मैं खुद को कभी नहीं समझ सकता, हम्म तो दूसरों को समझने के लिए तो मुझे बहुत टाइम चाहिए। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे रिकॉर्ड कैमरा से पहले कि वो भाभी बता रही है कि तुझे अभी तक जान नहीं पाई वो, और तू भी शायद नहीं जान पाया। इस दोनों के साथ सेम रहता है या कुछ लगता है कि नहीं तू ज़्यादा जानता है वो कम जानती है? नहीं, अब इतना समझने लग गए हैं कि अगर उसको कुछ चाहिए और मुझे सिर्फ देख रही है, तो मैं समझ जाता हूँ इसको अब क्या चाहिए। उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक वो है। एक्चुअली में है। हम्म और ये कोई हाइपोथेटिकल नहीं कर रहा, बट होता है कि अगर हम दोनों साथ में हैं और जस्ट बाय द लुक, उसके देखने के तरीके से, उसके एक्सप्रेशन से अब पता चल जाता है कि इसको अभी फ़िलहाल क्या चाहिए। राइट, चाहे फिर वो बोले या चाहे ना बोले। हाँ, बोलने की शायद उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। सेम मेरे साथ भी यही है कि अगर मैं उसको सिर्फ देख रहा हूँ तो वो समझ आती है कि यार इसको ये चीज़ अब चाहिए। ऑलराइट। सो शादी के बाद हम लोग एक बहुत ही, एज वी आर इन हरियाणा जाट फैमिली, वो होता ना प्रेशर, बच्चा बच्चा बच्चा, तो वो तेरे पे प्रेशर था या फिर यू जस्ट फ्री अबाउट विद दिस? यार देखो, फैमिली की साइड से इतना नहीं होता है। ठीक है। देखो, हर पेरेंट्स की इच्छा होती है हम्म कि ग्रैंड पोता पेरेंट्स पोती घर हो में घूमे। जाएं, हम उनके साथ खेलें। क्या बोला और तूने? असल मूल फसल क्या बोल रहा था तुम? असल से ज़्यादा मूल ब्याज ब्याज। ब्याज राइट। ज़रूरी होता है। तो बेसिकली अब इसको कुछ भी समझो कि, लेकिन मुझे मेरी शादी के लिए पापा ने यही कह के कन्विंस किया था कि मतलब मैं उस टाइम रेडी नहीं था। मुझे लगता था कि यार अभी तो 27 साल का खेलने तो हूँ, कूदने की खेलने एज है, कूदने की उम्र है। मतलब तो क्योंकि मैं खुद थोड़ा सा लेट हुआ हूँ। एक्सपेक्ट कर रहा था अपने आप मम्मी को भी गिलेटी करूंगा मैं। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली मैं खुद, जैसे अभी मैंने बताया कि दीदी और मेरे बीच में बहुत 10 साल सारे का गैप गैप है, है। हाँ। एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड कुछ दो केसेस थे, मम्मी 2-3 केसेस ऐसे हुए थे जहाँ पे मम्मी को जो वो ठीक है नहीं ठीक बचे है थे। ठीक है। इनफैक्ट एक कहते हैं कि 1983 में एक लड़का हुआ था, बट वो फिर 10 महीने का होके वो एक्सपायर कुड हो नॉट गया था। सर्वाइव। हाँ, तो मैं बहुत लेट हुआ हूँ। हम्म अनएक्सपेक्टेड था वो। बेसिकली वो कहते हैं कि हमने उम्मीद छोड़ दी थी, हम्म बट तो मिल गया हमें। हम्म तो मैं खुद लेट हुआ हूँ, तो अब कहीं ना कहीं उनकी एज भी अब देखते हैं, अब वो दोनों 70+ हो चुके हैं। एज गैप बहुत बड़ा होगा ना बेसिकली आप दोनों हाँ, में। सो मैं शादी का मुझे लगता था कि यार अभी मैं बच्चा हूँ, क्योंकि मुझे उनकी नहीं दिख रही थी। मुझे लगता है कि यार मम्मी पापा तो हैं ही, अभी तो मेरे पास ही हैं, हम उस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं देते। तो एक दिन मैं ऐसे उस पे था, अपने रूम में था, तो जब मैं मुखर्जी गांधी विहार नहीं नहीं, यहीं या घर पे? पे ठीक यहीं है। पे था। तो घर पे था मैं, ऑफिस से आया था, रात की बात है, डिनर कर रहा था। तो डिनर करते हुए जनरली मेरा होता था कि मुझे स्टार्टिंग से आदत रही है अकेले रहने की, क्योंकि मम्मी पापा जॉब पे थे, वो अपना बिजी रहते थे, मैं घर में अकेला रहता था। दीदी अपने पहले पढ़ाई में थी, फिर जॉब पे चली गई, तो उसके बाद शादी हो फिर गई। शादी हो गई। तो मोस्टली अकेला ही रहा। दोस्ती तो चलो ठीक है, बट घर में मोस्टली मैं अकेला ही रहा। और अब मम्मी पापा के साथ इतना वो नहीं था कि मैं उनके साथ बैठ के बात करूँ। करते थे, लेकिन 5 मिनट के बाद कुछ मिलता ही नहीं था, क्या बात करनी है हम्म आपको। तो मैं अपने रूम में था, गेट बंद कर लेता था। तो फादर मेरे पास आए एंड ही सेड कि तो शादी के लिए मान जा, क्योंकि वो रिश्ता तो ढूंढ ही रहे थे उस टाइम। वो देखना वगैरह वो सब चल रहा था, वो सीन। तो फादर का एक लाइन थी कि तू शादी कर ले, हम तेरे बच्चों को पाल पाल लेंगे। मतलब पाल लेंगे इन द सेंस कि तेरा पाल जाएंगे, हम्म कि हमें भी अपने पोता पोती के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल मौका जाएगा। मिलेगा। तो वो बात कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी स्ट्राइक हुई, मुझे भी महसूस हुआ। तब मुझे लगा कि यार नहीं, अब ये थोड़ा सा इनकी एज हो रही है, और मुझे अब थोड़ा सा एडमेंसी नहीं दिखानी अब चाहिए। वो इतना सेल्फिश नहीं रहना चाहिए मुझे कि मैं अपने बारे में सोचूं, इनका नहीं सोचूं। तो फिर हुआ था, फिर उन्होंने कुछ ढूंढे, 2-3 रिश्ते ढूंढे, फिर मिले। फिर मेरी वाइफ जो थी, इनको पापा देख के आए थे, मम्मी पापा देख के आए थे, इनको पसंद आई तो उन्होंने दिखाया। फिर मैं मिल के आया, तो हमारा शादी होने का भी बड़ा एक इंसिडेंस है, बड़ा फनी सा इंसिडेंस है। तो
मेंटली मैं फिर भी रेडी Prepared नहीं नहीं था। था। हमको लगता है कि यार हम शादी करेंगे तो बहुत खूबसूरत मॉडल होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, उतना नहीं था। पर जब मैं वाइफ से मिलने गया तो ये बहुत सिंपल है, मतलब सिंपल इन द सेंस आप जितना सोच सकते हो बहुत सिंपल है। कोई इसको टेक्नोलॉजी का कोई आइडिया नहीं था बेसिकली, सिंपल गाय से। है बेसिकली। हाँ, गाय कह सकते हो। तो मुझे लगता था कि यार पता नहीं कंपैटिबिलिटी होगी या नहीं होगी, या तो मुझे फिर मैं कहीं ना कहीं मुझे दिखाने ले गए थे, मैंने देखा तो शी वाज, मतलब मुझे क्यूट लगी थी, बट कहीं ना कहीं फिर वो माइंड में था कि यार मैं थोड़ा सा, ट्यूनिंग बैठे ही नहीं हाँ बैठे, मैं शहर में रहा हूँ, उसने इतना ज़्यादा उस तरह से, एक्सपोजर नहीं रहा है उनको हाँ शहर उसका का। एक्सपोजर नहीं रहा है। तो हमें फिर एक रूम में कि भाई चलो बात कर लो बैठ के। खाली स्पेस बोल सकते थे उसको। नहीं नहीं, उस टाइम ठीक है। यही हुआ था कि इन्होंने हमें बोला कि जाओ बैठ के बात करो। तो बात करते रहे, वो उस टाइम भी कुछ नहीं बोली, तो शी वाज काइंड ऑफ शाई। तो लास्ट में फिर मतलब मैं अपने बारे में अपनी एक्सपेक्टेशंस मैंने बताई कि भाई मतलब मैं चाहता हूँ मेरे मतलब जस्ट इतनी है कि मम्मी पापा को जब ज़रूरत हो उनके साथ रहो, उनको संभाल लेना। जस्ट मेरी एक यही कंडीशन थी जो मैंने उनके सामने रखी थी कि मैं खुद को संभाल लूंगा, क्योंकि मुझे आदत है, है, राइट। और जनरली लड़कों को आदत होती ही है। तो बोली ठीक है, तो वो कुछ नहीं बोल रही थी। मैंने लास्ट में फिर जब कन्वर्जेशन एंड हुई तो मैंने, कन्वर्जेशन क्या बेसिकली मैं ही ज़्यादा बोल रहा था, तो मैंने यही बोला कि यार देखो लाइफ तुम्हारी भी है, एंड तो टिल दैट पॉइंट मैं उस शादी को मना, मतलब मैं उस रिश्ते को मना करने वाला था, क्योंकि मुझे वो कोई पॉइंट ऐसा नहीं दिख रहा था, कॉमन चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी। बट फिर मैंने उसे बोला कि भाई आप कि मतलब एज ए कर्टसी कि आप कुछ लाइफ आपकी भी आप पूछना चाहते हो कुछ, की भी आप कुछ एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं या कुछ जो भी आप चाहते हैं आप बोल सकते हो मुझे। तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली जिससे मेरा डिसीजन चेंज हो गया, एंड बहुत मासूमियत के साथ सिर्फ एक लाइन पूछी कि अगर मैं कभी नाराज होगी तो मुझे मना लोगे। एंड वो जो मासूमियत थी ना उसमें, जो मतलब जो ईमानदारी थी, तो वो स्ट्राइक हुई मुझे कि यार इतनी मासूमियत आज के टाइम में बहुत मुश्किल से मिलती है। उस टाइम पे, हाँ ठीक है। और उसकी सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन है, हाँ इसकी सिर्फ इतनी है कि अगर मैं कभी नाराज हो गई, बोली मम्मी पापा को मैं संभाल लूंगी, लेकिन अगर कभी मैं नाराज हुई तो मुझे मना लोगे। मैं कहा यार मुझे मौका ही नहीं मिलेगा। सडनली उसी पॉइंट पे मुझे बड़ा प्यार सा आया, ऑलराइट। एंड आई सेड कि कुछ भी हो जाए मैं संभाल लूंगा। एंड बस वो ये बात कह के और हम बाहर आ गए। एंड फिर हम बाहर निकले, बोला मतलब उसी टाइम हमने आंसर नहीं दिया, पापा बोले कि ठीक है हम घर जाके डिस्कस करके और आपको आंसर दे देंगे। एंड जैसे ही हम बाहर आए गाड़ी में बैठे निकले, इंडिका थी ना उस टाइम पे? हाँ इंडिका थी। तो फर्स्ट टर्न हमने लिया, एंड दीदी एंड जीजा जी भी साथ में गए थे उस टाइम कि, तो जैसे ही हमने फर्स्ट टर्न लिया तब पापा सीधा बोले कि हाँ भाई बताओ क्या डिसीजन है। तो मैं क्या, मैं तैयार हूँ। उनको तो वो सिर्फ तो एक लाइन से, उस और कोई रीजन नहीं था, मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो वो इस एक लाइन ने मेरा डिसीजन चेंज कर दिया। मैं आज भी बोलता हूँ कि अगर वो लाइन नहीं बोली होती तो आज हम साथ नहीं होते, क्योंकि वो मासूमियत जो थी ना, मैंने उस मासूमियत से शादी की, मैंने और कुछ नहीं देखा। आई एम प्राउड, मेरा फैसला ठीक था और अब खुश। ऑलराइट। सो शादी के बाद एक सामाजिक प्रेशर आता है, अमूमन हर लौंडे की जीवन में एक आता है स्टेप, बच्चे करो, घर में कई कार्य गुजरनी चाहिए। तो वो स्टेप तेरे लाइफ में कब आया था, पहले वाला, फर्स्ट टाइम? सच नहीं आया, लेकिन हाँ मम्मी पापा की इच्छा होती है तो उन्होंने बोला कि भाई सोच सकते हो तुम, बट ऐसा कोई प्रेशर नहीं आया। ठीक है। तो अल्टीमेटली ठीक है। अब आई थिंक सितंबर अक्टूबर में आरोही जो थी वो उसने कंसीव कर लिया था। तो 16 जून 2018 में नेक्स्ट ईयर फिर वो
आई रिमेम्बर मैं आया था मेरे 16 पास। जून को, मिला था पहली बार, हाँ थोड़ी से मिल पाया था मैं। सो उसके बाद हम लोग जब देखते हैं कि अब सेकंड बेबी जब हुआ, सेकंड बेबी हुई 2020 2021 में, ओके, अगेन गर्ल। तो ऐसा कोई सामाजिक प्रेशर रहा तेरे ऊपर कि दोनों बेटी हो गई? क्योंकि हरियाणा में बहुत सुनते हैं ऐसा देखो, कुछ। समाज से कहोगे तो हाँ, मम्मी पापा से कहोगे तो नहीं। ऑलराइट। तो घर घर सेफ था बेसिकली, घर में हमेशा ऐसा एंड कुछ आई मेड नेगेटिव इट नहीं वेरी क्लियर। रहा। और मुझे जब भी कोई कहता है, बेसिकली मोस्टली रिएक्शंस क्या होते हैं कि जब कोई नॉन आता है वो पूछता है कि 2 बेटियां हैं। मैं क्या, हाँ, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। मैं कहा, हाँ। तो मेरा डायरेक्ट उनको आंसर होता है, मैं परेशान नहीं हूँ, आई एम हैप्पी। 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं। लड़की लड़के वाला कोई एंगल नहीं है। नहीं है यार। कभी कभी फिर जब जाके कभी इन केस डाउट आ जाता है तो शीशे में देख लेता हूँ कि बच्चे लड़के ऐसे होते हैं। ये अच्छा था। तो तसल्ली हो जाता है कि नहीं, यही ठीक है। जो है ये ठीक है, सही है। बट Jokes apart, but सीरियस नोट ऐसा पे कुछ ये नहीं है है। कि मेरे लिए नहीं है। That is the most मैं important उस चीज़ thing. में मुझे ज़्यादा कभी फील नहीं होता। और इनफैक्ट मैंने पेरेंट्स को भी बोल दिया है कि 2 हैं, मेरे लिए काफ़ी है। प्रेशर मत डालना, किस्मत में होगा या कुछ भी होगा बाद में देखेंगे, प्रेशर मत डालना। एंड Basically, दे सेड education- कि यार हम खुश हैं और दोनों मम्मी पापा दोनों बच्चों को बहुत प्यार वो बेसिकली एजुकेटेड बैकग्राउंड से है ना, तो हाँ। उससे वो फर्क नहीं पड़ता उनको। वो एक अपब्रिंगिंग उनकी शायद बहुत अच्छी हुई है, उन्होंने जो समाज देखा है अपने साथ में, पढ़ा लिखा समाज देखा है, हाँ। तो उस वजह से उनको दिमाग में वो चीज़ें नहीं होती कि नहीं लड़का है तो ऊपर बात पूरा होगा, चलो कोई बात नहीं अब कर लो। नहीं, देखो ऐसा होता है, इच्छा होती है, बट वो डेस्परेट नहीं। ऑलराइट, ठीक है। सो अभी तक हमारी जो भी बातचीत आपने देखी है, सुनी है, समझी है, और जितना भी हमने नीतीश को जाना है आप लोगों के साथ बैठकर, इसकी लाइफ के बारे में हमने बहुत चीज़ें देख ली है, स्टडीज़, कॉलेज, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, शादी, बच्चे। अभी आते हैं मेजर फैक्टर पे, जिसको हम बोलते हैं पॉडकास्ट या फिर जिसको हम बोलते हैं बातचीत, जिसके अंदर हम जानेंगे बट मोर डू वी नीड टू नो अबाउट नीतीश। तो नीतीश एज ए ह्यूमन बीइंग जैसा मैं जानता हूँ, अब मेरे को लगता है कि ये बाइकिंग का इसको बहुत शौक है, इसको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, इसको घूमना बहुत पसंद है। और इसका घूमना ऐसा होता है कि इसको घूमना है तो मतलब घूमना है, ये बस फ़ोन करेगा, भाई देख फलानी डेट का फलानी जगह का प्लान है, चलेगा। अगर इसको बोल दूँ नहीं तो ओके, तो ये उस दिन वहाँ पे मिलेगा। ये ऐसा नहीं होता कि ऐसा कोई और नहीं जा रहा तो मैं नहीं जाऊँगा। सो बेसिकली मैंने इससे 2 चीज़ें समझी हैं। एक, ट्रैवलिंग इज़ द की, एंड इफ़ नोबडी इज़ कमिंग, फ्लाई सोलो। सो भाई पहले ट्रैवलिंग की बात करते हैं या पहले बाइकिंग ही करेगा, किसकी बात करना चाहेगा? दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। चलो तो पहले बाइकिंग ही करते हैं। बाइकिंग का इसको शौक भी है, इसको बाइक से बहुत प्यार भी है, अपनी बाइक से बहुत प्यार है। इसकी पहली बाइक से सीबी होंडा शाइन नहीं थी, कैलिबर 115 थी। 2003 वर्ल्ड कप था जब, सौरव गांगुली, उस टाइम बजाज ने उसको लॉन्च किया था। ठीक है, कावासाकी के साथ, कावासाकी के साथ उनका कोलैबोरेशन था उस टाइम, तो वो अंडर कावासाकी आई थी। बट जब मैंने लिया था तब बजाज का और कावासाकी का कोलैबोरेशन उस टाइम खत्म हो गया था। ठीक है, तो बेसिकली जो लोगो लग के आया था मेरे पे ऊपर बजाज का आया था। ठीक है। तो 2003 वर्ल्ड कप में वो लॉन्च हुई थी, उसका लॉन्च ही वर्ल्ड कप के दौरान उसके एड्स आए थे। ठीक है। एंड 2000 आई थिंक 4 में, मतलब तूने 14 साल में बाइक ले ली थी? हाँ बिना लाइसेंस के? हाँ। अरे वाह, गलत बात है तो। अरे चलान कटवाए हैं बहुत सारे। तो बट हाँ, उस टाइम बाइक जो थी वो 31 अक्टूबर 2000 एंड मैं 9th में था। 14 साल का था बेसिकली, मैं 9th क्लास में था। किशोर अवस्था में। 31 अक्टूबर जो था, मुझे आज भी डेट याद है कि 31 अक्टूबर को मेरी फर्स्ट बाइक आई थी 2003 या 4 में। तो वो मेरी फर्स्ट बाइक थी। ठीक है। एंड वो मेरी बेस्ट बाइक थी अभी तक के हिसाब से? हाँ, क्योंकि मैं देखो अगर टेक्निकली बात करूँ, ऐसा इंजन आज तक किसी बाइक में नहीं आया है। आज यार देखो, हम बात करते हैं R15 है, वो RX 100 की बात करते हैं लोग, RX 100 की बात करते हैं, वो तो लेजेंड है यार। अच्छा।
वो तो लेजेंड लेजेंड है वो। बट जैसे आज के टाइम में अगर हम बात करें कि R15 है 150 सीसी है और 140 143 चली जाती है स्पीड में 150 सीसी में। ओके। उसका टॉप स्पीड अराउंड जनरली 135 तक हो जाता है, लेकिन इन कुछ केसेस में आप 140 ट्यूनिंग करके उसको। हाँ, वो 140 143 तक चली जाती है। मैं उसका कैलिबर 115 का था उस टाइम। वो 110 सीसी 9.5 bhp, टॉप स्पीड 110, जो आज कंपनी से बोलती है। 22 साल पहले। स्ट्रेंज। एंड अच्छा रिफाइंड इंजन था उसका। या बहुत प्यारा, एंड प्लस इतना पावर आप उस पे इतनी लंबी सीट थी, मुझे याद है हम चार बैठ के उस पे घूमते रहते थे दोस्त। एंड स्टिल उसका जो एवरेज था, फ्यूल एफिशिएंसी थी, वो 72-73 किलोमीटर पर लीटर था। ऑलराइट। मतलब एक आज हम सोच भी नहीं सकते। आज हम सोचेंगे तो शायद वो प्लेटिना या ऐसी जो बाइक्स होती है वो शायद 60% देती होंगी बाइक की माइलेज, जिसमें ना जान है ना कुछ है। सो कैलिबर के आगे फिर बढ़ते हैं शाइन। हाँ, कैलिबर के बाद फिर 2010 में शाइन आई थी। एंड फिर शाइन को मैंने काफ़ी, जब हम मिले थे जब मेरे पास शाइन ही थी, उसके बाद फिर 2016 1 अक्टूबर, ठीक है। 1 अक्टूबर 2016 में मैंने फिर पल्सर ली थी। एंड अब 29 नवंबर 2024 में मैंने डोमिनार ली है। ठीक है। तो तूने बजाज के साथ नहीं छोड़ा बेसिकली? बजाज देन एक होंडा, फिर के बजाज। कोई ऐसा मतलब ब्रांड से मेरा कोई लॉयल्टी नहीं है, बट जो बाइक्स मुझे पसंद आई उस फेज में। हाँ, मतलब फर्स्ट इनिशियली जो कैलिबर थी, आज तक ऐसी बाइक नहीं बनी है। जिन्होंने कभी वो चलाई है उनको पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद शाइन है। शाइन या डिसेंट बाइक है। बेसिकली वो पापा की पसंद थी, मेरी नहीं थी। फिर मुझे पल्सर पसंद थी। पल्सर का उस टाइम पे कौन सा कंप्यूटर था जो तू सोच रहा था उस टाइम पे 2016 में? ओनली पल्सर का वो सिंपल था, क्योंकि यार 2016 में ना देखो R15 थी, KTM थी, बट बेसिकली वो थोड़ा सा स्पोर्टी टाइप में हो जाती है। मेरा राइडिंग स्टाइल जो है वो फास्ट है, बट मुझे कंफर्ट भी चाहिए। तो वो मेरे लिए वो कन्वीनियंट नहीं था कि आप झुक के बैठो, कमर में दर्द हो रहा है, वो सब, वो लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, वो नहीं चाहिए था। पल्सर डिसेंट पावर एंड सिटिंग पोजीशन गुड। आप लॉन्ग राइड पे, मैं उस पर बहुत सारे ट्रिप्स किए हैं, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर बाइक के सबसे बहुत है। पल्सर जैसी बाइक के लिए सबसे बहुत है। हाँ, पल्सर के लिए तो वो अच्छी बाइक है। देन यू ऑप्टेड फॉर डोमिनार। फिर फाइनली अब डोमिनार मैंने। डोमिनार के टाइम पे तूने कुछ सोचा हो या ओनली डोमिनार? नहीं, डोमिनार। हाँ, मैंने एक्चुअली क्या था, अब आज के टाइम में, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली लिया, अभी 4-5 ही महीने हुए हैं, तो अब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। और डोमिनार का जैसे हम कभी मैं फीडबैक देखता था, क्योंकि यार जब आप कहीं 2.5-3 लाख रुपए जब खर्च करते हो तो आपको लगता है कि यार मुझे बेस्ट मिलना चाहिए। तो मैंने अभी 2 साल पहले डोमिनार पे एक बद्रीनाथ का ट्रिप किया था सोलो। तो डोमिनार मैंने करीब 1200-1500 किलोमीटर अकेले चलाई है, हाईवे पे चलाई है, देखा है मैंने कंटिन्यूसली। वो 9-10 घंटे मैंने उसको चलाया था नॉन स्टॉप। एंड वो भी करीब मतलब पहाड़ी हिली एरिया, 80-90 की स्पीड मेरी एवरेज चल रही थी उस टाइम भी। बट मुझे कहीं ना कहीं मतलब वो कंफर्टेबल था। मतलब वो नहीं था कि यार आप 9 घंटे कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप चलने के बाद मुझे लग रहा है कि यार आप टायर्ड हो, थके हुए हो, मतलब आप फिर खड़े भी नहीं हो पाते हो। अगर आप देखो, कहने की नहीं है, आप लॉन्ग राइड जाते हैं लोग, लेकिन अब वो चलाते हुए भी। बट मैंने जनरली देखा है, जस्ट आई डोंट नो ये मेटाफर है नहीं है, मैंने जनरली देखा है जैसे हम लोग जब हाईवे पे आ रहे होते हैं तो बाइकें निकल रही होती है, उसमें बुलेट निकल रही होती है, रॉयल एनफील्ड निकल रही होती है, कभी हिमालयन जा रही है, कभी मीटियोर जा रही है, कभी क्लासिक जा रही है। तो तेरा उस तरफ ध्यान नहीं पड़ा अगर तो ट्रैवलिंग के मूड से लेना था तो? यार देखो, बेसिकली मैं बताता हूँ, बुलेट आज से 20 साल पहले बुलेट थी, ठीक है। अब बुलेट नहीं है। ओके। अब वो पावर नहीं है, ठीक है, पर इंजन रिफाइन करते जा रहे हैं वो लोग। यार इंजन रिफाइन कर दिया मींस उसमें वाइब्रेशंस कम आ गई हैं, लेकिन पावर घटा दी है।
ओके, And to be honest, टेक्निकली कुछ होता होगा। टू बी ऑनेस्ट, लोग बुलेट लेते हैं, बट आप मुझे ये बताओ कि कितने ऐसे लोग हैं जो बुलेट को कंटिन्यूअसली अपने पास लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। अब तो लोग शायद बुलेट को शौक के लिए रखते हैं कि बस वो बुलेट सिर्फ है, शौक के लिए है, वो दिखावा है, आवाज के लिए है। वो हाँ उसमें वो पटाखे दिवालियां मना रहे हैं वो, लेकिन बुलेट जो एक्चुअली में जो बुलेट थी वो ऑप्शन वो अब नहीं है, वो है ही नहीं। अब जो बुलेट के नाम से भी आ रही है वो बुलेट नहीं है। तो ठीक है, वो एक इमेज बना दी है कि ये क्लासिक है, वो सब है, लेकिन अब बुलेट आप बात करोगे, मैं अभी लास्ट ईयर जून में मैंने ट्रिप किया है और मैंने क्लासिक रिबॉन पे किया था वो, बट मैं कंफर्टेबल नहीं था उस पर, बिकॉज जहाँ भी आप थोड़ा सा भी आपकी इंक्लाइंड आप हो जाते हो तो आप सेकंड गियर में बुलेट को नहीं चढ़ा सकते। आप फर्स्ट गियर में, आपको मजबूरी है कि आप फर्स्ट गियर में ही लेके जाओगे उसको, तो पावर नहीं है उसमें, जनरेट नहीं कर पा रहा, नहीं होता ही नहीं है यार। वो पहले था, ठीक है। जहाँ पे So वो अभी हम देखते हैं, लोग वो डोमिनार पे टग ऑफ आए वार हैं। देख रहे हैं कि वो खींच रहा है उसने, अब वो चीज़ नहीं है जान उसमें। तो अब मुझे पता है बेसिकली, और सबसे ज़्यादा जो है उसकी जो इमेज, जो ये पटाखे आजकल के जो छपरी सो कोल्ड बच्चे हैं जो छोटी छोटी पैंट्स पहन के, विदाउट राइडिंग गियर्स पहन के, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, हेलमेट लगा रखा है, स्ट्रैप नहीं लगा रखी, वो गिर जाते हैं, उनसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जस्ट बिकॉज वो बुलेट भी चला रहे हैं क्योंकि उसमें सेल्फ स्टार्ट आ गया है। आप पुरानी वाली बुलेट की किक मारो ना, पता लगेगा, उड़ते ये जाओगे। जितने भी आजकल ये बाइकर्स, सो कॉल्ड बाइकर्स बने हुए हैं, आप पुरानी बुलेट की किक मारो नहीं लग सकती कि उसमें पहले प्रेशर जनरेट करो। इनको तो यही नहीं पता है कि प्रेशर कैसे जनरेट करना है। उनको लॉक ही नहीं खुलता होगा पहले तो, वो मैं चला, हाँ लॉक खोलते में ऊपर थोड़ा ही है, वो नीचे होता है, था। करो खोलो, उसके बाद उसको करो, उसका प्रेशर बनाओ, पहले प्रॉपर प्रेशर बनाओ। अब उनको किक मारो, मैं कह रहा हूँ सब पैर तोड़वा के बैठ जाएंगे। और उसका पैर तो होता था कि फ्रैक्चर हो गया पैरों से, बहुत पैर टूटे लोगों के। बुलेट वो थी, अब नहीं है। बुलेट ने, जो मुझे लगता है क्लासिक ने या स्टैंडर्ड ने, कोई लोगों को तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि बुलेट में लेफ्ट में ब्रेक आती थी। हाँ, अब के जेनजी नहीं आता, इनको पता नहीं होगा, इनके पैदा होने से पहले बंद हो चुकी है सिस्टम, राइट। तो बेसिकली अब बुलेट का, अगर कोई कहता है मुझे कि पुरानी बुलेट अगर कोई है तो ऑब्वियसली मैं उसको कंसीडर कर सकता हूँ, कंसिडर करता, जो सिंगल सीट पीछे वो लाइट रेक्टेंगुलर सा लाइट, वो बुलेट थी, मैं उसको आज भी रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन आज की बुलेट, आज के रॉयल एनफील्ड में रेस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है, बिकॉज आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो गया। तो मैं यार देखो उसके, आप देखो लॉजिक नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, उनको बड़ा गुस्सा आएगा इस चीज़ को लेके, लेकिन लॉजिक नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली। और लॉजिक क्यों नहीं है? आप करीब 2.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, उसमें 20-30 हज़ार 40 हज़ार रुपए मैंडेटरी एक्सेसरी लेनी पड़ती है। उसमें आपको बहुत सारी बाइक्स मिल जाएंगी। हार्ले डेविडसन ने 440 लॉन्च की है, ट्रायम्फ है, जावा है। ट्रायम्फ में आपको 400 सीसी में ऑप्शंस मिल जाएंगे, स्पीड है, स्क्रैम्बलर है, अभी एक नई इन्होंने लॉन्च किया है, वो थोड़ा सा अभी उसमें पावर कम कर दिया, उसमें 30 राजदूत यजदी आती थी, यजदी भी आ गई आती थी, वो पुरानी थी, बट अब यजदी नहीं रही, वही जावा हाँ, वो नाम को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया, बट वो चीज़ नहीं है। एंड इसी उसमें फिर आप बात करोगे तो डोमिनार है। अब लोग डोमिनार को, मेरा जो पर्टिकुलर रीज़न है डोमिनार लेने का, वो रीज़न था जो सब लोगों को इसमें कमी लगती है, वो मेरे लिए बेनिफिट है। अच्छा, बेसिकली डोमिनार सब इसलिए नहीं चला पाते क्योंकि इसका वेट ऑलमोस्ट 200 kgs है। आपकी बुलेट से ज़्यादा हैवी है ये। सीट हाइट है, वेट बैलेंस इसका अच्छा हैवी है, तो अगर आप ट्रैफिक में लेके जा रहे हो तो आगे पीछे इस पावर के साथ इस वेट को कंट्रोल करना सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, अगर कोई छोटी हाइट का बंदा है, वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मेरी हाइट के लिए, मेरे लिए ये बाइक परफेक्ट है, ठीक है। स्पीड, पावर, प्रेशर, वेट, ट्रैवलिंग मैनूवर। हम कंपेयर क्या करते हैं मोस्टली, हम कहते हैं कि देखो एक मैं एक YouTube पे वीडियो देखी थी मैंने, वो डोमिनार ओनर ही थे, और उन्होंने एक लाइन बोली थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि 1 लाख रुपए फालतू देकर 4 bhp फालतू
मिल लेना जाए, है। क्या लॉजिक है? किसके साथ रेस लगानी है? करेक्ट। मुझे चाहिए पावर, जितनी चाहिए मेरे पास है। मुझे चाहिए टॉर्क, जितना चाहिए मेरे पास है। मुझे, मेरा जो राइडिंग स्टाइल है वो फास्ट है, रैश नहीं है। तो मुझे फास्ट जाना है, इंडियन रोड कंडीशंस हैं, 120, 130, 140 मोर देन इनफ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो आराम से आपको, आप दो बैठे हो, लगेज है, आपको ले जाएगी। ये कभी ये आपको इसमें फील नहीं होगा कि ओवरबर्डन हो रहा है कुछ। आप बहुत प्यार से जाओ। तो ये तूने एक्सपीरियंस किया था उस ट्रिप से जो तूने लास्ट? हाँ। तो मेरे लिए, फॉर मी, मेरे लिए बेस्ट चॉइस डोमिनार है। सबके लिए नहीं बोलूंगा, हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है, है, राइट? सबको, किसी को कुछ और चीज चाहिए। जैसे अभी, हाँ, जैसे अभी ट्रैम्प का 400 में है, इंजन इज मोर रिफाइंड देन डोमिनार, बट मेरे लिए डोमिनार ज्यादा कंफर्टेबल है। जैसे मेरे लिए, मैं हूँ, मैं जिद्दी टाइप का आदमी। मेरे लिए तो बुलेट ही बुलेट है। मुझे लेनी हो तो दोबारा बुलेट ही लूंगा। मैंने बुलेट रखी थी, मेरा तो मीटियोर थी। मैं जनरली, पता है क्या, देखो, मैं बुलेट इज ओवर हाइप्ड। मैंने अब डोमिनार ली है, तो मेरे जितने नॉन थे वो मुझसे पूछ रहे थे कि कितने की ली। जनरली जो इंडियंस पूछते हैं कि कितने की आई, तो मैं क्या, यार ये मुझे अराउंड 282 की पड़ी है ऑन रोड, 2,82,000। एंड लोग पूछते हैं कि भाई आपने बुलेट क्यों नहीं ली, तो मेरा उनका काउंटर क्वेश्चन होता है कि क्यों लेनी चाहिए। वो खुद उस चीज का आंसर नहीं कर पाते। जो मुझे कह रहे हैं कि आपको बुलेट लेनी चाहिए थी, वो खुद का आंसर नहीं दे सकते। वो लास्ट में उनके पास ये थे कि यार बुलेट तो बुलेट है। मैं क्या, कोई रीजन नहीं है, राइट। और बुलेट मेरे राइडिंग स्टाइल के साथ मैच नहीं खाती। मुझे फास्ट जाना है, हाईवे पे मुझे, मैं खींच देता हूँ, मैं थ्रोटल खोस देता हूँ कि जितना जा रही है, जहाँ ब्रेक मारने पड़े मैं ब्रेक मार लूंगा। अदरवाइज मेरा थ्रोटल हमेशा ओपन रहता है। बुलेट के साथ वो चीज नहीं है। वो बुलेट में यार, वो टाइम। बुलेट जाएगी 100, 110, उतने में ब्रेक मारने वो 110 से 120 जाते बहुत टाइम लग जाएगा। जब तक वो 120 तक जाएगी, जब तक मैं 170 जाके वापस आके फिर 170 पहुंच जाऊंगा 2 बार। बट इसमें एक बहुत चीज़ है, मैं आप सबको बोलना चाहूँगा, प्लीज़ बाइक राइडिंग सेफली करिएगा, हेलमेट लगा के करिएगा, और जितने भी राइडिंग गियर्स होते हैं उसके बारे में जानकारी रखिए। ऐसा नहीं कि हेलमेट पहना, बद्दी लगाए, बग गए। नहीं, प्रॉपर गियर्स होते हैं, यहाँ के चेस्ट के, यहाँ के गियर्स होते हैं। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए हो, यू कैन फॉलो हिम। आप इंस्टाग्राम पे हैं वॉयज विद नीतीश के नाम से शायद, तो आप इनको हैंडल को फॉलो करिएगा। कुछ डिस्कशन करना हो, बाइक के बारे में जानकारी लेनी हो, कैसे चलानी से लेकर कौन सी चलानी है, आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, ही विल बी फ्री। तो मैं इंस्टाग्राम पे बहुत पोस्ट नहीं, मैं सोशल मीडिया पे मैसेज कर लेना यार, पोस्ट नहीं करता। हाँ, मैसेज करके बात कर लेना। एंड आप लोग को मैं बता दूं, छोटा सा सरप्राइज है आप लोग के लिए, कि सरप्राइज तो नहीं है, पहले वाला सरप्राइज नहीं, अगले वाला सरप्राइज है। पहले वाला ये है कि हमने शायद 2018 में या 19 में सितंबर के महीने में बारिशों में भीगते भागते हम लोग शिमला की ट्रिप करके आए थे। उस पर बहुत ही अच्छी वीडियो क्लिप इस समय आई थी शिमला की, इसके चैनल पर डली हुई है, मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड हम लोगों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि मैं अपना पॉडकास्ट शुरू करूंगा और ये अपना व्लॉगिंग शुरू करेगा। मैंने पॉडकास्ट तो शुरू कर दिया है, इसकी व्लॉगिंग बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, मोटो व्लॉगिंग। ऑल्दो सारा सामान है हमारे पास, लेकर आए हैं, चांदनी चौक जाके धक्के खा के सामान लेकर आ चुके हैं। हम लोगों का बस एक स्पार्क नहीं मिल रहा, शायद एक ट्रिप नहीं मिल रही, बट आप बहुत जल्दी इसके चैनल पे जाइएगा, आपको इस चैनल पे नई मोटर ब्लॉगिंग मिलेगी। खैर, ये था सरप्राइज। वापस आते हैं, हम लोग ट्रैवलिंग से और बाइकिंग की बात कर रहे थे। बाइकिंग का मुझे लगता है कि तेरे अंदर वो कीड़ा है और शायद वो रहेगा। हाँ, अभी तो और करीब 22 साल हो गए। बहुत साल हो गए, हाँ 22 साल होगा, बहुत साल बचे भी हैं। जो फर्स्ट टाइम जो 2 व्हीलर मैंने जो चलाया था वो 2001 में चलाया था, 11 साल में। चेतक नहीं, वो स्कूटी थी, एग्जैक्टली स्कूटी का टीवीएस, अरे काइनेटिक चार, वो बड़ा सा। मेरे फ्रेंड की स्कूटी थी, 6th क्लास में थे हम, तो उसके पास थी, तो हम ऐसे ही, एक खाली रोड थी, तो मैं क्या यार मैं चलाता। काइनेटिक के आपको अगर किसी को याद हो मेमोरीज के अंदर, ऐसे रेक्टेंगुलर सा उसका फ्रंट हैंडल होता था, चौकोर लाइट, चौकोर इंडिकेटर, और उसको बटन भी चौकोर होता था, रेक्टेंगुलर होता था। वो मैंने फर्स्ट टाइम 2001 में मैंने चलाया था। एंड मुझे इतना कीड़ा है, मतलब व्हीकल्स जितने भी हैं, साइकिल खुद सीखी है,
एंड प्लस कभी गिरा नहीं। मेरा ये रिकॉर्ड रहा है कि मैं कभी भी सीखते हुए मैंने कभी भी कोई नुकसान नहीं किया। मैंने साइकिल थी, दीदी चलाती थी, तो ऐसे ही रैंडमली एक दिन खड़ी थी, दीदी की साइकिल उठाई, चलना शुरू कर दिया, चला ली। सेकंड उसके बाद फिर मैंने स्कूटी थी, घर पे नहीं पता था, साइकिल आती थी, ये पता था कि बैलेंस कैसे करना है, बस रेस का एक अंदाजा नहीं था। तो दोस्त बोला कि चलाएगा, मैं दे दो, तो मैंने रेस दी। हाँ फर्स्ट टाइम हुआ कि ज़्यादा दे दी, छोड़ दी, वो सबके साथ होता है फर्स्ट टाइम। उसके बाद फिर वो आई समझ में, तो बाइक ऑटोमेटिकली हम सीख जाते हैं। तो उसके बाद फिर गाड़ी थी, पापा मुझे एक दिन लेके गए थे, बट उसके ऐसा था कि पापा चलाते थे, मैं साइड में बैठता था, मैं देखता रहता था कि क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि बाइक चलाता था तो ये पता था कि क्लच छोड़ना और है। गियर का क्या रिलेशन है। ठीक है। तो बस उसको हाथ से पैर पे लाने की प्रैक्टिस करनी थी। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि पापा ने एक दिन के लिए मुझे गाड़ी चलवाई थी, करीब आधा घंटा। इंडिका नहीं, उसे मारुति थी 800। तो वो एक दिन के लिए पापा ने सिखाई थी। उसके बाद सुबह 4 बजे मम्मी पापा सोते थे और मैं चुपचाप गाड़ी धक्का मार के घर से निकालता था, ताकि आवाज ना आए। और हाँ बाहर जाके स्टार्ट करता था, घूम के आता था, वापस आता था, गाड़ी खड़ी कर देता था। एंड तो वो अपने आप सीखी थी। सो बेसिकली कोई भी चीज़ किसी से सीखी नहीं है, सब खुद सीखी है, और कभी ठोकी नहीं। ये इम्पोर्टेंट है। सीखते हुए भी कभी मैंने वो नहीं किया कि मैं रेस्पॉन्सिबली, मुझे जब भी मैं रोड पे चलता हूँ तो इतने एक्सपीरियंस हुआ है, इतने साल हुए हैं, तो उसके बाद मुझे एक ही चीज़ समझ में आई है जो मैं सबको शेयर करना चाहूँगा, मैं बोलना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब भी आप रोड पे चलते हो हमेशा अपनी सराउंडिंग से अवेयर रहो। हर 5 सेकंड 6 सेकंड के बाद एक बार थोड़ा सा देखते रेयर रहो। व्यू मिरर में देखते रहो। आपको पता होना चाहिए हर 5 सेकंड के बाद कि मेरा पीछे वाला व्हीकल कितना डिस्टेंस पे है। आपको ये, आप कभी भी कहीं भी किसी क्रॉसिंग पे जा रहे हो और आपको लग रहा है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, स्टिल आप अपनी स्पीड को कम करो, हॉर्न बजाओ, स्पीड कम करो। अगर स्पीड नहीं कम करते एटलीस्ट आप रेस छोड़ दो एंड बी प्रिपेयर्ड तो ब्रेकिंग फॉर द ब्रेक। इंजन ब्रेकिंग सीखो। इंजन ब्रेकिंग बेसिकली क्लच को यूज ना करते हुए ब्रेक मारना है, एंड साइड बाय साइड आपको गियर छोटे करने हैं। और कभी भी ये मत सोचो कि मुझे आती है। आप ये सोचो, मैं जब भी चलता हूँ मैं हमेशा अपने आगे वाले को ये देख के चलता हूँ कि अगर इसकी जगह पे मैं होऊंगा तो इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगा, क्योंकि तेरे दिमाग में चक दी इंडिया हमें चलते रहता है, ये लेफ्ट जाएगा, ये राइट जाएगा ना, हाँ, तो सीधा आएगा। मेरा माइंड हमेशा एंगेज रहता है। मैं रोड पे कभी भी मैं ब्लैंक माइंड होके नहीं चलता। मेरा हमेशा रोड पे माइंड एंगेज रहता है। कभी ब्लाइंड ओवरटेक नहीं करना है। कभी डबल लेन चेंज नहीं करनी है, 2 लेन चेंज जो लोग करते हैं। कर सकते हो, अगर बिल्कुल ही खाली है, आपको अगर 2 किलोमीटर तक दिखाई दे रहा, कर लो, क्या इशू है। नहीं, क्या पता पीछे से उड़ता हुआ आ रहा हूँ। रेयर व्यू मिरर है ना, ऑब्वियसली आप करोगे तो पीछे देखोगे। पर मुझे लगता है कि मैं डबल लेन चेंज नहीं करता, मैं सिंगल लेन 2 हाँ, चेंज कर लेता हूँ। एक टाइम में एक करो, उसके बाद हाँ, दूसरी करो। हाँ। ये नहीं कि आप गाड़ी वहां ले जाके करेक्ट, मैं डबल लेन चेंज क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था। मैं दिल्ली से वापस आ रहा था, मैंने कभी बताया नहीं तुझे। मैं जब हम दिल्ली में थे जॉब पे KSG में, तो उस टाइम क्या हुआ था, मैं रात को वापस आ रहा था, पल्सर थी, तो मैं अपनी स्पीड में था, मैं अराउंड 100+ मेरी स्पीड थी उस टाइम। एंड एक वो कैंटर टाइप से जो होता है वो चल रहा था। मैंने लेन थी, लेन से आगे गाड़ी थी, 2 गाड़ियां हैं, उधर कैंटर है, मैंने कट लिया, उसके लेफ्ट साइड में गया हूँ, 2 लेन चेंज किया, लेफ्ट साइड में जाके मुझे वहां पे एक और कैंटर खड़ा हुआ मिला। वो खड़ा था, वो रुका हुआ था। हाँ, बट हाँ टाइम था तेरे पास, वो था, मैंने ब्रेक लगाए, उसके बाय चांस मैं मतलब हुआ है कि वो बिल्कुल टच करके ही निकला हूँ बस ऑलमोस्ट। तो वो इंसिडेंस हुआ था, उससे फिर मैंने ये चीज़ सीखी थी। मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ। मैंने ऐसा नहीं है कि आप कभी गलतियां नहीं करोगे, गलतियां करोगे, लेकिन एक ही बार होनी चाहिए, राइट, दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर आप चला रहे हो, गलती हुई है, सीख लो। मेरा 2012 जब मैं पास आउट हुआ था, जब मैंने बताया था कि क्रैश कोर्स मैंने 1 महीने का किया था, तो उस टाइम पे एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था बाइक पे, कैलिबर 115 पे, 2008। तो
हुआ ये था कि मुझे अपने फ्रेंड के पास जाना था, लेट हो रहे थे, क्लास स्टार्ट होने वाली थी, मैं भाग रहा था। तो उस टाइम क्या होता था कि पैसे नहीं होते थे, हम्म तो उस टाइम मेरी बाइक में ब्रेक जो था, ब्रेक शू, उस टाइम डिस्क ब्रेक नहीं थे, वो ड्रम ब्रेक ड्रम होते ब्रेक। थे। तो बेसिकली उस टाइम मेरा ब्रेक शू कम थे, आगे वाला, और उस टाइम इतना आगे वाले ब्रेक को हम प्रेफरेंस नहीं देते थे। तो एक इंसिडेंस हुआ था कि मैं जा रहा हूँ, मेन रोड है, लेकिन गली में से एक और बाइक वाला आया है, एंड मैंने हॉर्न बजाया कि वो रुक जाएगा, लेकिन वो नहीं रुक पाया। हड़बड़ा गया या क्या हुआ, वो कंट्रोल नहीं कर पाया, और वो चल के, वो ना उसने पहले ब्रेक मारे, ना उसने क्रॉस करके ब्रेक मारे, उसने मेरे बिल्कुल सामने लाके ब्रेक मार दिया। मेरी स्पीड ज़्यादा थी, मुझे पता है कि मेरी स्पीड ज़्यादा थी, होनी नहीं चाहिए थी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आप फास्ट ड्राइविंग करो, रैश ड्राइविंग मत करो। देयर इज अ डिफरेंस। रैश ड्राइविंग होती है कि आप ट्रैफिक के बीच में से भागते हुए जा रहे हो, आप दूसरों को भी रिस्क पे डाल रहे हो, वो सब नहीं होना चाहिए। अगर जगह है तो आप तेज निकाल लो, लेकिन अगर जगह नहीं है तो मत निकालो। एक जरा सी गलती है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम बहुत सारे आजकल आप देख रहे हो रील्स, यही होता है कि वो सोचते हैं कि हमें बहुत आता है, नहीं आता यार। तुम बच्चों ने साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल चलाए हैं, मुझे 23 साल हो गए हैं, 24 साल, इस साल 4 साल, 24 साल हो जाएंगे मुझे चलाते हुए। तो लेकिन इस तरह से मैं कभी नहीं गिरा। बेसिकली तुझे इतने साल हो गए, इसलिए तू ऐसे नहीं चलाता ना यार। हाँ, अगर तू ऐसे चला रहा तो इतने साल नहीं होते, तू छोड़ चुका होता, या छूट चुकी होती, या तो खैर मैं उस टाइम मैं तेज, तुझे पता है यार, मैं बहुत तेज चलाता हूँ, तुझे खुद पता है कि अगर मैं इसके पीछे नहीं बैठता कभी भी, क्योंकि मुझे डर लगता है ये बहुत तेज चलाता है, रैश नहीं चलाता है ये। इसलिए मुझे एक बार घर से उठाया था, कितना मैं 60 से ऊपर नहीं चलाऊंगा, और मैं बैठा हूँ और हार्डली 5 या 6 सेकंड बाद मैंने स्पीड देखी 80। मैंने उस दिन सोच लिया कि मैं इसके पीछे कभी नहीं बैठूंगा। और अभी मेरे पीछे बैठते इतना कोसता है, 40 ऊपर कर, 40 ऊपर कर, यहाँ से निकाल, यहाँ से निकाल, यहाँ से निकाल। बट मेरा है कि नहीं भैया, मैं लेट पहुंच जाऊंगा, पर मैं पहुंचना पसंद लेकिन करूंगा। मैं कभी बीच में नहीं घुसाता, बीच में कभी नहीं घुसाता। लेकिन यार आप चलाओ, सेफली चलाओ, सेफली चलाओ। आप हम गलती क्या करते हैं, मैं इनफैक्ट मेरे कोई भी मेरा नोन है या अननोन भी है, जहाँ मुझे मौका मिलता है, या कोई भी अगर 2 व्हीलर पे और वो हेलमेट नहीं पहनता, तो मेरी आदत है मैं हमेशा उसको टोक देता हूँ कि यार हेलमेट पहनो। हेलमेट इसलिए नहीं कि तुम चालान से बचोगे, इसलिए कि तुम बच जाओ। हेलमेट की तुझे स्टोरी बताता हूँ। मैं इंदौर गया था ऑफिस से किसी काम से। वहाँ पे इंदौर के कल्चर में है ही नहीं हेलमेट। वहाँ मैंने वो रैपिडो बुक करी, आए भाई साहब बिना हेलमेट के। मैं कहा भैया मेरा हेलमेट, भैया हेलमेट क्यों नहीं लगाता। मैं कहा मुझे दे दो हेलमेट। मैंने वहाँ पे 8 या 9 बार उबर करा, उबर रैपिडो ओला करा। सिर्फ आखिरी बार मुझे एक बंदा मिला जिन्होंने खुद लगा रखा था और मेरे पास हेलमेट लेकर आया। वो गाड़ी वहाँ मध्य प्रदेश की नहीं थी, वो वहीं और का पर्सन था। सो कई जगह पे कल्चर नहीं है, बट कल्चर को छोड़ो यार, अपना हेलमेट सर तो अपना है। आपको अपने आप को सेफ रखना है, आपको घर पहुंचना है टाइम से, आपको अपने परिवार के पास जाना है, मम्मी पापा हैं वेट कर रहे हैं। बच्चे नहीं समझते इस चीज़ को, लेकिन यार जब तक आप घर नहीं जाते ना, मम्मी पापा को टेंशन होती है। आप अगर आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे वेट करते हैं, मेरे बच्चे वेट करते हैं। और अगर घर पहुंचोगे बच्चे फुटते हुए, पापा को क्या हुआ, वही हो गई, तो अच्छा नहीं लगेगा ना सुनते हुए। तो अभी मैंने हमेशा हेलमेट, जब हुआ था वो इंसिडेंट्स मैंने जो बताया 12th के बाद, लेकिन उसके बाद फिर मैंने हेलमेट को सीख मिल गई तुझे बेसिकली। मैंने हेलमेट में लगाया यार। तो मैं कभी भी अगर मुझे घर से अगर 200 मीटर भी जाना है तो मेरे सिर पे हेलमेट होता है। यहाँ नहीं होता, यहाँ होता है। हाँ, क्योंकि यार ये पता है कि ये चीज़ें रिपेयर हो सकती है। 20, 30, 40 की स्पीड पे आप गिरोगे लोकल एरिया में, स्क्रैच आएगा। लेकिन ऐसा कोई श्योर नहीं है कि आप 20-30 की स्पीड पे गिर के आप कोई सीवियर डैमेज, अपने हेड इंजरी नहीं होगी आपको। क्योंकि यार सबसे इम्पोर्टेंट यही है भाई, सबसे चीज सभी हेलमेट आते हैं, अगर आप खड़े भी यार, एक बार खड़े भी आपको अगर कभी गलती से दीवार में लग जाए, आप सोचो कितनी देर में जाके आप नॉर्मल होते हो। तो आप सोचो यार 20-30 की स्पीड पे भी अगर आप गिरोगे, सपोज एक छोटा सी चीज बता रहा हूँ, हम लगता है कि यार लोकल में ही तो हैं, बहुत बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं। तो मैं उनको टोक देता हूँ तो कहते हैं कि यार भैया मैं तो बस यहीं तक ही आया था। तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि कितना क्राइटेरिया है कि इतने किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट होते हैं। ये तो आप लोगों ने गाड़ियों में देखा होगा, आजकल गाड़ियों में सेंसर आ गए हैं कि 20 की स्पीड के ऊपर होते अपना गाड़ी लॉक हो जाती है और टी 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 बोलते रहते बेल्ट के लिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको पता है कि 20 के ऊपर
अनसेफ है एरिया। मैं हमेशा गाड़ी में भी होता है, गाड़ी का मुझे शौक नहीं है, बट मैं अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, सेफ गाड़ी चलाता हूँ। और मेरा हमेशा ही होता है कि गाड़ी में बैठा हूँ, मेरे साथ कोई भी बैठा हुआ है, बेल्ट लगाओगे तो मैं गाड़ी में बिठा लूंगा, अगर बेल्ट नहीं लगाओगे तो उतर जाओ। राइट। बी इट माई फादर, वाइफ है, उसको तो आदत इतनी पड़ गई है कि वो मुझे कहती है कि आपकी रह गई है। तो मतलब हेलमेट, राइडिंग गियर्स अगर आप ले सकते हो, या देखो क्योंकि राइडिंग गियर्स थोड़े से महंगे आते हैं। बेसिकली वो राइडिंग गियर्स का आइडिया ये है ना कि अगर आप बाइक चला के सिर्फ ऑफिस जा रहे हो तो चलो छोड़ सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आपको लग रहा है कि देखो ट्रैवल करना है, अगर आप पास जा रहे हो तो यार एटलीस्ट आप एक काम कर सकते हो, हेलमेट तो पहनो, एक डिसेंट ग्लव्स ले लो आप। बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं लो, लेकिन 700 800 900 रुपए की यार ग्लव्स आ जाते हैं जिसमें प्रोटेक्शन आती है। एटलीस्ट ये हिस्सा कवर रहेगा आपका। चोट लगेगी लेकिन थोड़ी लगेगी। राइट। और अगर आप देखो एल्बो एंड नी गार्ड है, 700 800 रुपए में आ जाएंगे, हल्की क्वालिटी में होंगे, लेकिन हल्का फुल्का इम्पैक्ट वो झेल लेंगे। अगर पहन सकते हो तो मैं रेकमेंड करूंगा। अगर आप हाईवे पे चला रहे हो तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आपके पास राइडिंग गियर्स होने चाहिए, क्योंकि यार लाइफ अपनी है, शरीर दोबारा अपना नहीं है। मिलेगी। शरीर अपना। आपको अगर कोई ऐसा कोई इंजरी हो गई है जो रिपेयर नहीं हो सकती, तो आप सोचो आपने क्या गवाया, कितने रुपए में गवाया? सब छोड़ो, पैसा के हिसाब लगा लो यार, कितने का आएगा उतने का ले लो। देखो मैं बताता हूँ, देखो 4-5 हजार रुपए की जो है हमारी राइडिंग जैकेट आ जाती है, 1000-1500 रुपए के आसपास आराम, मतलब इतने में आपके एक अच्छे खासे ग्लव्स आ जाते हैं, जिसमें आपको लेवल 2 प्रोटेक्शन मिल जाती है, प्लस हेलमेट है 2,500-3 हजार रुपए से यार अच्छे हेलमेट स्टार्ट होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। और वो वाले हेलमेट नहीं जो आजकल येलो कलर के मिल जाते हैं, बस पहन लो चलान से बचने के लिए, उनका तो कोई प्रॉपर फायदा हेलमेट नहीं, होते हैं जिसमें पूरी कुशनिंग होती है अंदर तक। मैं हमेशा जो है हेलमेट का मैं बड़ा रहता हूँ। हेलमेट आपको 2,500-3 हजार रुपए से आपके डिसेंट हेलमेट आ जाते हैं, डिसेंट, आप जो आपको मतलब ISI मार्क वाले और अच्छी एमआरएफ, कंपनी है। हाँ डॉट अप्रूव्ड ISI तो आपका हो जाता है। एक ECE होता है, वो थोड़ा लेवल में जाते हैं, जो आप पर 4-5 हजार रुपए के जाए आप उसमें होता है। लेकिन अगर आप वो नहीं ले सकते, एटलीस्ट 2-2.5 हजार रुपए का आप हेलमेट, और किसी के पास कोई आपको बोले कि यार भैया पैसे नहीं है, ये नहीं है वो, यार 2,500 सबके पास है। नहीं, आप अगर जिसके पास अगर आप 1 लाख की बाइक खरीद सकते हो तो 500 रुपए हेलमेट के पीछे मत भागो, 1500 हेलमेट ले लो कम से कम। हाँ 1000-1500 का तो कम से कम लो, राइट, 500 का तो मत लो। राइट। सो अभी हमारी जो आपने बातचीत समझी है, देखी है, जानी है, अभी हम लोगों ने काफ़ी सारे पहलुओं को खोला है, बात करी है, चर्चा करी है, बातचीत करी है। कुछ बातचीत इसने भी टच करी कि सोलो ट्रिप पे गया था, कहाँ बद्रीनाथ और 1-2 जगह और गया हुआ है। मैं काफ़ी जगह गया हुआ है। सो अभी लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है और मैं ऑलरेडी संडे को इससे बहुत सारा टाइम ले चुका हूँ, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को ये वाली बातचीत थोड़ी पसंद आई हो, और मैं चौधरी साहब से, नीतीश साहब से उम्मीद करूंगा कि बहुत जल्दी मुझे एक बातचीत का और टाइम देंगे जिसके अंदर हम इसका नीतीश 2.0 करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि इसकी व्लॉगिंग से वो बाद आए, यानी कि मैं चाहता हूँ इसकी व्लॉगिंग जल्दी शुरू हो जाए, क्योंकि मैं तो जल्दी आ जाऊँगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं होता तो भाई मुझे दोबारा टाइम दियो, क्योंकि तेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा चैप्टर है ट्रैवलिंग वाला, वो मैं टच नहीं कर रहा हूँ आज, बिकॉज अगर सारा आज कर दूंगा तो अगली बार के लिए बात क्या रह जाएगी? नहीं, कुछ नहीं रह जाएगी। स्टिल विद दिस आई वुड लाइक टू पॉज दिस सेशन, पॉज दिस बातचीत, रोकना चाहूँगा मैं यहीं पे इसी बातचीत को, इसी उम्मीद से कि हम लोग दोबारा फिर मिलेंगे, शायद यहाँ या कहीं और, लेकिन हम लोग उस पर आपका ट्रैवलिंग के ऊपर बात करेंगे बहुत सारी। और अभी तक की इस बातचीत से जो लाइफ लर्निंग मैं निकालना चाहूँ, पढ़ाई हमेशा काम आती है, दूसरा बड़ों की सुन लिया करो, कभी गलत नहीं बोलते, तीसरा जनरेशन हमारी है, उनकी भी थी, बैलेंस करके चलना सीखो, चौथा बाइक अगर चला रहे तो प्रॉपर अपना यार हमेशा सेफ रहोगा, बाइक नहीं है, हमेशा जब भी आप रोड पे हो तो सेफ रहो, भी आप पैदल भी चल रहे हो तो भी आपको बेसिकली मैं एक बात कहता हूँ कि आपको अपने सराउंडिंग्स के साथ अवेयर होना चाहिए कि मेरे आसपास क्या है। ऑलराइट, हम आजकल केस देख रहे हैं, लड़कियों के देख रहे हैं, लड़कियों को पता होना चाहिए मेरे पास क्या है, मेरा एस्केप रूट क्या होना चाहिए। मैं बाइक पे चला रहा हूँ, अगर ये हुआ, मेरे माइंड में हमेशा ही होती है, मैं हमेशा बाइक भी जब भी चलाता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, मेरा हमेशा माइंड में होता है कि अगर ये हुआ तो क्या निकलूंगा। प्लस एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, आप जब भी कोई व्हीकल लेते हो, व्हीकल लेने के बाद, नया व्हीकल अगर आपके पास है, आप
टाइम लो, आप उसके साथ कनेक्ट करो। हम्म कनेक्ट करने का मतलब होता है कि आपको अपने व्हीकल में 2 चीज़ हमेशा होनी चाहिए। हम्म और 2 चीज़ और बताऊंगा जो आपको अपने व्हीकल के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हम्म आपको कनेक्ट कैसे करना है, बेसिकली आपको उसके साथ देखो, जो भी राइडर्स हैं, जो भी बाइक चलाते हैं, जो डेडिकेटेड है, देखो एक होता है दिखाने वाला, एक होता है जो दिल से राइडर है। हम्म जो दिल से राइडर है वो हमेशा इस चीज़ के साथ कनेक्ट करेगा। जब भी आप बाइक पे हो तो जो हम कहते हैं ना कि 2 जिस्म एक जान, वो सेम आपका बाइक के साथ होता है। ठीक है। जहां आप जाओगे आपकी बाइक आपके साथ होगी। इन द सेंस, अगर आप इस साइड झुक रहे हो तो आपकी बाइक वहीं फीलिंग जाएगी। करेगी। आपके माइंड के हिसाब से आपकी बाइक चलेगी। ठीक है। आपको अपनी बाइक का पावर पता होना चाहिए। ठीक है। पावर कितना जनरेट कर सकती फायदा है? कब होगा? जब आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होंगे, आपको ओवरटेक करना है, आपको पता होगा कि मेरी बाइक कितनी देर में ओवरटेक कर सकती है। राइट। सेकंड, आपको अपनी बाइक का ब्रेक पता होना चाहिए कि मेरा बाइक इतने डिस्टेंस में, इतनी जाएगी। स्पीड में रुक जाएगी। अगर ये 2 चीज़ आपको पता है कि आप मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स आप अवॉइड कर सकते हैं। राइट। रैश मत करो, जल्दी मत करो। कभी भी आप कहीं जा रहे हो, ओवरटेक करना है, रुक जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3-4 सेकंड का फ़र्क होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। राइट। और अगर आप एक अच्छे राइडर हो तो आप 4 सेकंड को बाद में कवर कर सकते हैं। सेकेंडली, अपना कभी भी व्हीकल को आप रखते हो, कुछ ध्यान दो या ना दो, इंजन पे ध्यान दो। टायर, ब्रेक्स और लाइट, TBL। ये हमेशा होना चाहिए। ठीक है। आपकी कभी भी, आपका अगर पीछे वाली लाइट है आपको खराब है, उसको ठीक करवाओ। मैंने बहुत सारे लोग देखे उनकी लाइट जलती ही नहीं है, फिर वो ठुक जाते हैं, कह रहे अरे भैया मेरे तो ब्रेक मारे थे, मुझे कैसे पता चलेगा? करेक्ट। क्यों लाइट नहीं जल रही है? ब्रेक आपके अच्छे नहीं होने चाहिए क्योंकि वही आपको बचाएंगे। अच्छे होने टायर चाहिए। आपके अच्छे होने चाहिए क्योंकि आपको वही बचाएंगे। बचाएंगे। टायर, ब्रेक और लाइट। इनके साथ कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज मत करना। और अपने व्हीकल को हमेशा समझो। नो योर पार्टनर। टाइम लो। अभी मैंने बाइक लिया, मैं हमेशा जब भी बाइक लेता हूँ तो क्या होता है, मेरी आदत है कि मैं फुल थ्रोटल ओपन करता हूँ। लेकिन जब भी मैं कोई नया व्हीकल चलाता हूँ, कभी दोस्त ने मुझे कोई और दे दिया जो मैं जिसके साथ है, मैं Comfortable नहीं जिसका मैं हैबिचुअल नहीं हूँ, कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं हमेशा एक काम करता हूँ कि 5, 10, 20 किलोमीटर, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़े टाइम के लिए चलानी है तो उसके हिसाब से मैं एडजस्ट कर लूँगा। अगर आपका अपना व्हीकल है, आपने नया लिया है, मैंने अपनी बाइक 2 महीने कंट्रोल में चलाई है। मुझे पता है दिल करता था कि भगा, लेकिन मुझे लगता था कि यार मुझे यही नहीं पता कि वो रुकेगी कितनी देर में। कैसे? करेक्ट। मैं बताता हूँ, हम लोग, मेरी पर्सनल आदत है, जैसे मान लिया अभी मैं यहाँ पे आया हूँ और तू बोलेगा चल चाबी ले चला, तो मैं पहले 500-600 मीटर तक पहले पावर देखूंगा और ब्रेक देखूंगा। सबसे पहले ब्रेक देखूंगा। ही कहाँ है तू? इतना सच नहीं बोलते हैं। खैर, पावर देखता हूँ मैं कभी कभी, पर ब्रेक हमेशा देखता हूँ। बेसिकली पावर पहुंचे ना पहुंचे, ब्रेक जरूर लगनी चाहिए। ब्रेक तो कभी भी आप किसी अलग अलग ड्राइव पे जा रहे हो, अलग व्हीकल चला रहे हो, चाहे बाइक हो, चाहे गाड़ी हो, स्कूटी हो, रेस देने से पहले ब्रेक देख लो कितनी लग रही है, क्योंकि रेस लगे ना लगे, ब्रेक लगनी बहुत जरूरी है। स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए अपने। राइट। सो विद दिस लाइफ लर्निंग, विद दिस अंकित की बातचीत, आई वुड लाइक टू पॉज दिस सेशन वंस अगेन एंड उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। Thank you very much for being very patient with me, Nitish, and also committing me that we are meeting again very soon, चाहे यहाँ चाहे कहीं और। Thank you, bye.